हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका सर वीजी स्टडी हब में। और आज हमारा वर्किंग कैपिटल स्टार्ट होने वाला है सर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए होने वाला है क्योंकि वर्किंग कैपिटल का वेटेज आपको पता है कि कितना ज़्यादा हो सकता है। ठीक है भी ज़्यादा, और कितना हो सकता है ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और उसके आज हम प्रैक्टिकल एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा वेटेज है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है और हम इस पार्ट में अच्छे से उसको कवर करेंगे। कोशिश यही होगी कि पूरा चैप्टर जो भी जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं इसमें, वो सारे क्वेश्चन मैं इसी पार्ट में पढ़ाने वाला हूं। थोड़ा लंबा पार्ट होगा, बट यस बहुत बहुत ज़्यादा अभी तक का इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहने वाला है क्योंकि शॉर्ट वेटेज है, शॉर्ट वेटेज है इसका। और अगर आप अच्छे से मेरे साथ साथ सारी चीज़ें पढ़ोगे, कंसेप्ट क्लियर कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन जमेंगे, डेफिनेटली जमेंगे। ठीक है, चलिए तो आ जाइए फटाफट। आई होप आपने अभी तक के सारे पार्ट्स देख लिए होंगे। ठीक है, आई होप सो। और आप बरोबर फॉलो कर रहे हो मुझे। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करना यार, काफ़ी बच्चे कमेंट नहीं कर रहे। लाइक्स आ रहे हैं लेकिन कमेंट्स नहीं आ रहे, तो कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, पढ़ाना कैसा लग रहा है, वट एवर जो भी फीडबैक आप देना चाहो आप दे सकते हो। ठीक है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ भैया उसके बारे में मत बोलना। ठीक है, जितना भी पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में यू कैन प्रोवाइड योर फीडबैक, इट इज़ वेरी वेरी वेलकम। ठीक है, तो लाइक कर दो फटाफट, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं जो भी टॉपिक का क्वेश्चन है उसके बारे में पहले थोड़ा बहुत मैं कंसेप्ट बताता ही हूँ। फॉर्मूला है तो पहले फॉर्मूला बता दूंगा। ठीक है, ताकि अगर आपको वो नहीं भी पता होगा तो भी यू शुड बी इन अ सिचुएशन टू हैंडल इट। इस तरह से मैं उतना डिटेलिंग आपके लिए कवर करूंगा। ठीक है, चलिए सर स्टार्ट करें। आ जाइए फटाफट, चलिए लाइक कर दीजिए, करें स्टार्ट। कैलकुलेटर से उठा लो, और थोड़ा पार्ट बड़ा होने वाला है तो टाइम निकाल के बैठो। ठीक है, बीच बीच में अगर आप उठोगे या वीडियो बंद कर दोगे तो फिर शायद समझने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। ठीक है, बोलो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या आता है सर। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है सर, स्टॉक। ठीक है, स्टॉक, डेटर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कैश बैंक बैलेंस। ठीक है, सब आएगा। और फिर करंट लाइबिलिटी में आता है सर मेनली क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, और यहां पे आप बिल रिसेबल भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे आइटम्स आते हैं, आपको पता ही है। बस तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट करंट एसेट है, कौन सा एलिमेंट करंट लाइबिलिटी है। यहां पे भी आपसे गलती हो सकती है अगर बेसिक्स में आपके गड़बड़ है तो। ठीक है, बोलो। तो रॉ मटेरियल स्टॉक करंट एसेट है, डब्ल्यू स्टॉक करंट एसेट है, फिनिश गुड स्टॉक करंट एसेट है, तीनों स्टॉक ही होते हैं। डेटर करंट एसेट है, कैश एंड बैंक करंट एसेट है, क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, करंट लाइबिलिटी। बस ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको माइनस करो, बोलो कितना आएगा। एम प्लस एम माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, जो ऐड करने एम प्लस करो, जो माइनस करने एम माइनस करो, एमआरसी दबाओगे आपका आंसर आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, तो एम प्लस करते जाओ, बेटर रहेगा। बोलो 11,70,000, एम प्लस 958,750, एम प्लस 26,65,000, एम प्लस 55,12, एम प्लस 6 लाख, एम प्लस। ठीक है, एम प्लस सारे हो गए। अब दो एम माइनस कर लो, 17,50,000 एम माइनस, 14,95,000 एम माइनस, एमआरसी दबा दो, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 76,55,750, 76,55,750 आ रहा है। तो ये सारे ऐड करने, ये माइनस करने, ये आप एम प्लस कर दो, ये आप एम माइनस कर दो, आंसर के लिए आप दबा दो एमआरसी। क्लियर है, तो सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑपरेटिंग साइकिल पहले मैं बता देता हूं क्या होता है इसमें। ऑपरेटिंग साइकिल का कंसेप्ट यूज होने का है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है, ये वन ऑफ द मेथड है फॉर मेजरिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालने का
एस्टिमेट करने का वन ऑफ द मेथड है, ठीक है। जैसे कि नाम ही है ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग मतलब जो आपका बिजनेस का साइकिल है, जो आपका पूरा बिजनेस का साइकिल है कि आप बिजनेस में कैश लगाते हो और वापस कन्वर्ट होके जितना समय लगता है, वापस कन्वर्ट होने में जितना समय लगता है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है, आपको पता ही है ना, सर्कुलेटिंग एसेट्स होता है। तो आप पहले पैसा लगाते हो, उससे आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, रॉ मटेरियल पे एक्सपेंसेस इंकर करते हो, फिर आप उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, फिनिश गुड्स फिर आप क्रेडिट पे सेल करते हो, फिर क्रेडिट सेल मतलब डेटर से फिर आपको क्रेडिट पीरियड के अंदर या क्रेडिट पीरियड के बाद आपको पैसा वापस मिलता है। तो ये जो पूरी साइकिल है इसी को कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो इसमें एक होता है ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल और एक होता है नेट ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। सारा जो एसेट्स वाला पार्ट है, करंट एसेट के जो सारे पार्ट्स हैं, यानी कि क्या क्या, यानी कि रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, ठीक है, कि रॉ मटेरियल आप कितना समय होल्ड करते हो उतना समय आपका पैसा लगा होता है, प्लस WIP कन्वर्जन पीरियड, प्लस फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, प्लस डेटर कलेक्शन या कलेक्शन पीरियड जो भी आप कहो। तो इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये होता है ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। और इसमें से अगर जो क्रेडिट मुझे मिला है, जो क्रेडिट मुझे मिला है वो अगर माइनस कर दूं तो आपका आता है नेट ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। तो नेट निकालते वक्त क्या होगा, ग्रॉस तो एज इट इज ले लेंगे, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल माइनस क्रेडिट पीरियड रिसीव्ड यानी क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड जो भी आप कहो, ठीक है। क्रेडिटर को पैसा देने में हम जितना टाइम लगाते हैं, हमको जितना क्रेडिट पीरियड मिला है क्रेडिटर से वो माइनस होगा, और माइनस अगर वेजेस और एक्सपेंसेस पे करने में भी आपको कुछ टाइम मिला है तो वो भी इसमें आएगा, ठीक है। एक्सपेंसेस क्रेडिट पीरियड जो भी आप बोलो, ठीक है। तो ये होता है नेट ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। तो ये वर्किंग कैपिटल से ही आपको कनेक्ट करना है। ये सारे एलिमेंट्स करंट एसेट के ही हैं और जो आप माइनस कर रहे हो ये सारे एलिमेंट्स करंट लाइबिलिटी के ही हैं। क्लियर है। तो ये आपका कंसेप्ट होता है ग्रॉस एंड नेट ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। इसका आप फॉर्मूला भी देखोगे, यही जो मैंने पूरा लिख के बताया, यही जो मैंने आपको लिख के बताया यही आता है, ठीक है। तो यही फॉर्मूले का नाम है, आप शॉर्टकट में पढ़ते हो RWIP या FG और जो भी होल्डिंग पीरियड होता है ये सब आप शॉर्टकट में पढ़ते हो, पर यही पूरा होता है, ठीक है। चलिए पूछा क्या है, पढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर। अब उसमें आपको दिया है देखो ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल और आपको दिया है नेट ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। दोनों दिया है, क्या यूज करना है वो आपको डेटा देख के समझ में आएगा। तो 80 डेज ग्रॉस है और माइनस करके सारे जो है वो करके 55 डेज आपका नेट ऑपरेटिंग साइकिल है। तो हमेशा नॉर्मली ग्रॉस साइकिल ज्यादा ही रहती है, नेट साइकिल कम ही रहती है, क्योंकि ग्रॉस और नेट में डिफरेंस क्या है, माइनस करने वाले एलिमेंट्स ही होते हैं तो वो कम होता है। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड दिया देखो 40 डेज, कन्वर्जन पीरियड WIP का दिया है 2 डेज, फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड दिया है 20 डेज। आपसे पूछा है कलेक्शन पीरियड यानी डेटर्स कलेक्शन पीरियड। तो यहां लाइबिलिटीज के बारे में बात ही नहीं की है, लाइबिलिटीज के बारे में बात ही नहीं की है, तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल आपके कोई काम का नहीं है। सारे एसेट वाले एलिमेंट दिए हैं और एसेट का ही एलिमेंट पूछा है, तो आपको कौन सा साइकिल काम में आएगा, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। बोलो ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस WIP होल्डिंग पीरियड प्लस फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड प्लस डेटर कलेक्शन पीरियड। 4 एलिमेंट है, 3 दिए हुए हैं, चौथा आप निकाल लो। बोलो 80 डेज ये दिया है, रॉ मटेरियल 40 डेज, WIP 2 डेज, फिनिश गुड्स 20 डेज और डेटर कलेक्शन पीरियड आपको निकालना है। बोलो डेटर कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 80 में से ये तीनों उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, 40 प्लस 2 42, 42 प्लस 20 62, तो 80 माइनस 62 वो आ जाएगा आपका 18 डेज आपका आएगा डेटर कलेक्शन पीरियड। क्लियर है। यहां पे आपको नेट ऑपरेटिंग साइकिल का कोई काम नहीं है, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग साइकिल का कोई भी काम नहीं था। चलिए बढ़े आगे, आ रहा है ये सब कंसेप्ट इतना ही है। चलिए अब इसके जो दूसरे फॉर्मूले हैं जो कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा वो आगे आएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको कि होल्डिंग पीरियड के फॉर्मूलेस क्या आते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा एंड कंप्यूट टोटल सेल्स, ठीक है। रिवर्स क्वेश्चन है,
रिवर्स क्वेश्चन है, सेल नॉर्मली दिया रहता है पर यहां आपको सेल निकालना है, ठीक है। तो क्या डेटा है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल, तो रिसीवेबल दोनों दिए हुए हैं, एवरेज रिसीवेबल आप निकाल सकते हो, एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है, एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है 25 डेज, और फिर दिया है कि क्रेडिट सेल जो भी है रिसीवेबल का कनेक्शन कैसे होता है, क्रेडिट सेल से। रिसीवेबल किस पे जनरेट होते हैं, क्रेडिट सेल पे। कैश सेल का रिसीवेबल यानी डेटर से कोई लेना देना है ही नहीं, रिसीवेबल के फॉर्मूले में आप क्या लेते हो, क्रेडिट सेल लेते हो, ठीक है। तो क्रेडिट सेल जो है वो टोटल सेल का 73% है, रिलेशन दिया है कि जो भी क्रेडिट सेल है वो 73% है, किसका 73% है, टोटल सेल का, ठीक है। तो आपको इसीलिए पूछा है टोटल सेल बताओ, क्योंकि रिसीवेबल का जो भी फॉर्मूला आप यूज करोगे, रिसीवेबल का जो भी फॉर्मूला आप यूज करोगे उससे क्रेडिट सेल आता है, और फिर क्रेडिट सेल को अपन रिवर्स वर्किंग करके टोटल सेल निकालेंगे, ठीक है। तो कलेक्शन पीरियड डेज में है, तो आपको इसलिए दिया हुआ है कि साल में कितने दिन अज्यूम करने हैं, 365। बोलो, मतलब आपको यूज क्या करना है, कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला यूज करना है। बोलो, कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला यूज करो। बोलो, कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, डेज में है सर, डेज में है, ठीक है, ध्यान देना। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू, बोलो, एवरेज रिसीवेबल्स, एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट सेल। डेली क्रेडिट सेल, डेली क्रेडिट सेल कैसी आती है, एनुअल सेल डिवाइडेड बाय 365, एनुअल सेल डिवाइड बाय 365, ठीक है। यहां पे आप एनुअल सेल डिवाइडेड बाय एनुअल क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल की बात कर रहा हूं, तो एनुअल क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय 365 भी कर सकते हो। डिवाइड बाय 365 से काफी बच्चों को सॉल्व करने में दिक्कत होती है, मैथ्स कमजोर होता है ना अपना कॉमर्स वालों का, इसलिए बोल रहा हूं। तो आप डायरेक्ट डेली क्रेडिट सेल निकालो तो डायरेक्ट आंसर आएगा, पर वो क्या आएगा, डेली क्रेडिट सेल आएगा। डेली को एनुअल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनटू 365 कर देना, तो आपका टोटल यानी एनुअल क्रेडिट सेल आ जाएगा। बोलो, ये दिया है सर 25 डेज, एवरेज बोलो 30 लैक्स प्लस 20 लैक्स डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट सेल जो हमको निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट करो, ये उधर जाएगा, 20 नीचे आएगा। बोलो, डेली क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 30 प्लस 20 50, 50 डिवाइड बाय 2 25, तो 25 लैक्स डिवाइडेड बाय 25, तो ये आएगा 1 लाख है ये, ठीक है, 1 लाख। डेली क्रेडिट सेल कितना है, 1 लाख, तो एनुअल क्रेडिट सेल कितना आएगा, 1 लाख पर डे इंटू 365, तो ये आएगा 365 लैक्स, 365 लैक्स, ठीक है। तो यहां तक ख्याल में आया क्या कि कलेक्शन पीरियड से क्या निकलेगा, क्रेडिट सेल निकलेगा, साल भर का क्रेडिट सेल। और फिर अब आपको दिया हुआ है कि क्रेडिट सेल एज अ रिलेशन, एज अ परसेंटेज टू टोटल सेल कितना है, तो उसका नॉर्मल फॉर्मूला क्या बनता है कि क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल सेल इनटू 100, ये आपको दिया हुआ है 73%, यानी कि 0.73, 0.73, ठीक है। तो आप इसको आपको सॉल्व करना है। बोलो क्या आएगा। अब एक्चुअली मैंने आपको मैथमेटिक्स ऑलरेडी बहुत बार समझाया हुआ है। अगर आप यहां 100 लेते हो, अगर आप यहां 100 लेते हो तो आपको यहां डेसिमल में लेना पड़ेगा। अगर आप ये 100 नहीं लेना चाहते हो, अगर आप ये 100 नहीं लेना चाहते हो तो यहां आपको 73 मतलब लेना पड़ेगा, परसेंट, ठीक है, 73 ऐसे परसेंट लेना पड़ेगा। बोलो कितना आएगा, तो टोटल सेल हमको निकालना है, टोटल सेल इधर जाएगा, तो क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय 73%, जो मैं आपको कह रहा था रिवर्स वर्किंग, क्योंकि जो दिया है वो 100% नहीं है, क्रेडिट सेल 100% नहीं है, क्रेडिट सेल 73% है, तो उसी से उसको डिवाइड करोगे तो टोटल क्या है वो पता चलेगा। तो क्रेडिट सेल है 365 लैक्स डिवाइडेड बाय 73%। बोलो कितना आएगा, 365 डिवाइड बाय 73%, तो वो आएगा 500 लैक्स, 500 लैक्स। आ रहा है कुछ समझ में। और अब 500 लैक्स को 73% से मल्टीप्लाई करोगे तो 365 आ जाएगा। मतलब वो 73% किसका था, 500 का था, टोटल सेल का, न कि क्रेडिट सेल का, ठीक है। इसीलिए हमने 365 को 73 से मल्टीप्लाई नहीं किया। काफी बच्चों को वही मैथ्स में थोड़ी दिक्कत होती है, सर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि हमको क्रेडिट सेल का 73% नहीं निकालना है, क्रेडिट सेल खुद ही 73% है और 100 कितना है वो हमको निकालना है, इसीलिए हमने रिवर्स वर्किंग किया, ठीक है। तो ऐसा आप सॉल्व कर सकते हो, और ये मैथ्स है, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, जैसा आपको जमे आप वैसा कर सकते हो। सर पूछना मत, ऐसा किया तो चलता क्या, वैसा किया तो चलता क्या,
मैथ्स है यार, जैसा करना चाहो कर सकते हो, बस आंसर सेम आना चाहिए। आंसर सेम ही आता है, आप कोई भी तरीका यूज करो, आंसर सेम आना चाहिए। क्लियर है? चलिए सर, तो ये था आपका रिवर्स क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा, एवरेज कलेक्शन पीरियड पे ये बेस था। आगे बढ़ते हैं सर। चलिए, अब है डेटर का क्वेश्चन है। अब इसमें भी आपको एक बात मैं बता दूं जो काफी दिक्कत होती है कुछ बच्चों को, कि रिसीवेबल का मतलब क्या होता है। रिसीवेबल में आता है सर डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। ठीक है, तो जो फॉर्मूला आप यूज करते हो कलेक्शन पीरियड में, जो हम न्यूमरेटर यूज करते हैं वो क्या होता है, रिसीवेबल होता है। समझ में आ रहा है क्या? जितने भी रेशियोज आप पढ़ते हो उसमें डेटर यूज नहीं करना है। भले नाम में डेटर होगा, भले आप डेटर कलेक्शन पीरियड या जो भी बोलो, पर वो क्या होता है, रिसीवेबल लेते हैं उसमें। तो काफी बार क्या होगा, फॉर्मूले से जो भी आप निकालोगे वो रिसीवेबल निकलेगा। आपको फिर क्वेश्चन डेटर पूछा रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, डेटर वेलोसिटी दिया है, पर डेटर वेलोसिटी से निकलेगा क्या, रिसीवेबल निकलता है। नाम भले डेटर आप देते हो प्यार से मोहब्बत से, लेकिन वो एक्चुअली पूरे रिसीवेबल निकलते हैं। और आपसे यहां देखो पूछा है डेटर बताओ, समझो बात को। ठीक है, तो जो निकलेगा वो टोटल रिसीवेबल निकलेगा, फिर उसमें से आपको बिल रिसीवेबल माइनस करके डेटर निकालने पड़ेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टोटल रिसीवेबल्स में डेटर भी आते हैं, बिल रिसीवेबल भी आते हैं। सिमिलरली इन द सेम लाइन, जो पेबल आपका होता है क्रेडिटर पेमेंट पीरियड से जो आप पेबल्स निकालते हो, उसमें भी क्रेडिटर प्लस बिल पेबल होते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, क्रेडिटर के लिए भी आएगा। ठीक है, तो उसमें भी सेम आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप क्रेडिटर का फॉर्मूला यूज करते हो पेबल या जो भी पेमेंट पीरियड का है, उसमें टोटल पेबल निकलते हैं। पेबल्स में से क्रेडिटर या सॉरी पेबल्स में से आप अगर बिल पेबल माइनस करोगे तो आपका क्रेडिटर आएगा। तो सिनोनिमस लगेगा कि दोनों सेम ही होते हैं, पर नहीं होते हैं, आपको ध्यान देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेटर वेलोसिटी है 3 मंथ्स। ठीक है, मंथ्स में है, बेस पे ध्यान देना है, डेज है कि मंथ्स है। अब मंथ्स है तो बेस क्या लेंगे, साल में कितने मंथ्स होते हैं सर, 12 मंथ्स। ये दिया नहीं रहेगा, डेज में दिया रहता है, मंथ्स में नहीं दिया रहता है। ठीक है, तो मंथ्स मतलब 12 महीने होंगे। ठीक है, तो आपको बेस 12 मंथ्स यानी मंथली लेना होगा। फिर सेल दिया है पूरा 25 लाख रुपए, बिल रिसीवेबल दिए हैं, बिल पेबल भी दिए हैं। ठीक है, बिल पेबल पहले ही कट कर दो, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ताकि आपको डिस्टर्ब ना करे। हमारा क्वेश्चन रिसीवेबल का है तो पेबल का कोई काम ही नहीं है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, कट कर दो। अब पूछा है सर डेटर कितने हैं, रिसीवेबल पूरे नहीं पूछे हैं, डेटर पूछे हैं। ठीक है, तो पहले डेटर वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। डेटर वेलोसिटी मतलब वही डेटर को कलेक्ट करने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि मंथ्स में दिया है ना। डेटर वेलोसिटी बोलो क्या फॉर्मूला आता है, एवरेज रिसीवेबल, डेटर नहीं, एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय मंथली क्रेडिट सेल। मंथली क्रेडिट सेल मतलब एनुअल क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय 12। एनुअल क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, मैं मंथली क्रेडिट सेल लिख रहा हूं, फिर अपन एनुअली बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। बोलो, तो ये आएगा 3 मंथ्स इज इक्वल टू एवरेज रिसीवेबल हमको अभी निकालना है, तो एवरेज रिसीवेबल हमारा निकलेगा डिवाइडेड बाय, बोलो मंथली क्रेडिट सेल कैसा आएगा। अब पूरी सेल अज्यूम करेंगे कि क्रेडिट पे है, अज्यूम्ड टू बी ऑन क्रेडिट, यानी कि नो कैश सेल, कैश सेल है ही नहीं ऐसा मान के 25 लाख पूरा है ऐसा मान लो, तो 25 लाख डिवाइडेड बाय 12। तो पहले ये निकाल लो, 25 लाख डिवाइड बाय 12 निकाल लो, तो ये आएगा 2,08,333, 2,08,333.333। ठीक है, फिर क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जो भी आएगा उसको इंटू 3 करना है। ठीक है, तो इंटू 3, तो ये आएगा 6,25,000, 6,25,000। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा एवरेज रिसीवेबल इज इक्वल टू 6,25,000। तो ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है। पूछा क्या है, डेटर, ये रिसीवेबल है। ठीक है, तो इसमें से अब माइनस करो, बोलो डेटर इज इक्वल टू रिसीवेबल माइनस बिल रिसीवेबल, तो आपका डेटर आ जाएगा। बोलो 6,25,000 माइनस बिल रिसीवेबल है 60,000, तो ये आएगा 5,65,000। दोनों
आपके ऑप्शन में है, ठीक है। 625 भी ऑप्शन में रहेगा और खुशी खुशी में काफी बच्चे डायरेक्ट वो टिक करके आ भी जाते हैं और फिर बोलते हैं कि यार चेकिंग में कुछ गड़बड़ है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो 565 आएगा, ये गूगली वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें आपको पता ही होगा कि फॉर्मूले को हल्का सा ट्विस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे निकला एवरेज है, लेकिन एवरेज में ओपनिंग क्लोजिंग कुछ दिया ही नहीं है। ओपनिंग क्लोजिंग कुछ दिया है, कुछ लिखा है, ओपनिंग से तो क्लोजिंग निकाले नहीं। तो फॉर्मूला ट्विस्ट करके आपको एवरेज की जगह पे क्या लेना है, क्लोजिंग, क्योंकि हमको क्लोजिंग के आंसर निकालने। तो आपको ये पता ही होगा, ठीक है। फॉर्मूला एवरेज और क्लोजिंग हल्का आप ट्विस्ट कर सकते हो। तो यहां मैं लिखूंगा क्लोजिंग रिसीवेबल। तो क्लोजिंग रिसीवेबल में से डेटर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा डेटा होगा वैसा फॉर्मूला हल्का सा ट्विस्ट होता है। क्लियर है? तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रिपीट हो सकता है, ओल्ड सिलेबस में भी काफी बार आया है, इसलिए मुझे मेरा इंट्यूशन है कि न्यू में भी काफी बार आ सकता है, ट्विस्ट कर करके आ सकता है, ठीक है। चलिए सर, तो गलती नहीं करनी है, लास्ट स्टेप में बस आप गलती करोगे, आपको गलती नहीं करनी है। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ लिक्विड रेशो, ठीक है। अपने रेशो के क्वेश्चन चल रहे हैं फटाफट, जो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है। चलिए लिक्विड रेशो फटाफट पढ़ते हैं। बोलो लिक्विड रेशो क्या होता है सर, बोलो फॉर्मूला। लिक्विड रेशो इसी का नाम होता है एसिड टेस्ट रेशो, क्विक रेशो, जो भी कहो। तो करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर दिए हैं तो, और डिवाइडेड बाय आपका क्विक लाइबिलिटी, या इसको आप करंट लाइबिलिटी ले सकते हो। बोलो, तो करंट रेशो दिया है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी 4:1 दिया है। नेट वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, वो भी दिया है रुपीज में 30,000। अब आपसे पूछा है बताइए लिक्विड एसेट क्या है। करंट एसेट नहीं पूछे हैं, करंट लाइबिलिटी भी नहीं पूछा है, लिक्विड एसेट पूछे हैं। लिक्विड एसेट क्या होता है, ये न्यूमरेटर, इस पूरे न्यूमरेटर को आप क्या कहते हो, लिक्विड एसेट्स। तो आपसे पूरा न्यूमरेटर पूछा है, आए ख्याल में? तो ध्यान देना है। अब स्टॉक की वैल्यू दी है अलग से, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो स्टेप बाय स्टेप सोचो आपको करना क्या है। आपके पास करंट रेशो दिया है, आपके पास नेट वर्किंग कैपिटल दिया है, तो इसमें एक मेथड आती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सारी चीजें मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के रिवीजन सीरीज में बता चुका हूं, रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में, आई होप आपने देखी होगी। तो ये सब मैं समझा चुका हूं, ठीक है। तो ये आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, या देख लो डायरेक्टली सॉल्व होता है क्या। देखो पूछा है करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट, लिक्विड रेशो दिया ही नहीं है, लिक्विड रेशो दिया ही नहीं है, लिक्विड एसेट पूछा है, इसलिए मैंने टाइप लिक्विड रेशो लिखा है। बोलो तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, पहले आप समझो बात को। बोलो, नेट वर्किंग कैपिटल दिया है 30,000, पर करंट एसेट करंट लाइबिलिटी अलग से दिया ही नहीं है। फिर करंट रेशो दिया है, उसमें भी करंट एसेट करंट लाइबिलिटी अलग से दिया ही नहीं है, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले आपको निकालना पड़ेगा। बोलो, तो पहला आएगा करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 4/1, 4:1 मतलब 4/1 यानी 4 टाइम्स, ठीक है। अब ये हो गया, इसको आप सॉल्व करो भले। तो करंट एसेट इज इक्वल टू 4 करंट लाइबिलिटी, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन बनाओ, नेट वर्किंग कैपिटल का सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 30,000, ठीक है। तो अब भले करंट एसेट की ये जो वैल्यू है, करंट एसेट की जो वैल्यू है 4CL, वो अपन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? करंट एसेट की ये जो वैल्यू है, करंट एसेट इज इक्वल टू 4 करंट लाइबिलिटी, ये जो उसकी वैल्यू है ये हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 2 अब क्या हो जाएगा, बोलो, करंट एसेट की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, 4 करंट लाइबिलिटी माइनस बाकी इक्वेशन एज इट इज। तो माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 30,000। तो अब इसमें एक ही वेरिएबल है, अब इसमें एक ही वेरिएबल है करंट लाइबिलिटी, और उसका आंसर आप निकाल सकते हो। बोलो 4 और सिर्फ CL मतलब 1CL, सब बता चुका हूं मैं आपको। तो 4 - 1 3CL, 3CL इज इक्वल टू 30,000। तो CL कितना आएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा तो वो आएगा 10,000। क्लियर है? अब हमको क्या पूछा है, लिक्विड एसेट, तो इसके लिए पहले हमको करंट एसेट निकालने पड़ेंगे। बोलो, करंट एसेट का यहां इक्वेशन 1 में वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करो, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी की वैल्यू पुट करो। तो करंट एसेट इज इक्वल टू 4 करंट लाइबिलिटी यानी कि 4 × 10,000, तो वो आएगा 40,000। क्लियर है? अब करंट एसेट आ गया, अब आप लिक्विड एसेट निकाल सकते हो। बोलो, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू, लिक्विड एसेट का क्या फॉर्मूला है, करंट एसेट माइनस स्टॉक,
प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया ही नहीं है। बोलो तो करंट एसेट है 40,000, स्टॉक ऊपर दिया हुआ है 8,000, तो ये आएगा 32,000, ये आएगा 32,000 आ रहा है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको काफी जगह यूज करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पहले करंट रेशो और नेट वर्किंग कैपिटल से करंट एसेट करंट लायबिलिटी निकाल ली, और फिर करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों जब मिल जाएंगे तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, जो पूछा है निकाल सकते हो। सिर्फ करंट एसेट पूछा है तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है, करंट लायबिलिटी पूछा है तो वो भी डायरेक्ट आंसर आ जाता है। यहां आपको लिक्विड एसेट पूछा है जो कि करंट एसेट में से स्टॉक माइनस करने के बाद आता है, तो वो अलग से एक स्टेप में आपने निकाल लिया। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। करंट रेशो पे अब क्वेश्चन है, करंट एसेट आर ट्वाइस द करंट लायबिलिटी, यही करंट रेशो है, ट्वाइस यानी 2 टाइम्स, ठीक है। यानी क्या बोल रहे हैं वो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2, ट्वाइस है करंट एसेट, ट्वाइस है, डबल है करंट लायबिलिटी के, तो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी कितना आएगा, 2 टाइम्स। फिर आपको दिया है नेट वर्किंग कैपिटल कितना है, 60,000, ठीक है। सेम सिचुएशन जो ऊपर था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको करंट एसेट पूछा है, बताओ क्या होगा, ठीक है। बोलो तो इसको सॉल्व करो, करंट एसेट इज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी। अब इसमें ध्यान रखना है, जो निकालना है, जो निकालना है वो सब्स्टिट्यूट मत करना, जो पूछा है वो सब्स्टिट्यूट मत करना। जैसे यहां पे करंट एसेट सब्स्टिट्यूट करोगे तो करंट लायबिलिटी मिलेगा, फिर करंट लायबिलिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फिर करंट एसेट मिलेगा, एक स्टेप ज्यादा लगती है। तो आप सब्स्टिट्यूट ही क्या करो, करंट लायबिलिटी सब्स्टिट्यूट करो, तो डायरेक्ट करंट एसेट का आंसर आपको मिल जाएगा, एक स्टेप बच जाती है। तो इसमें जैसे करंट एसेट पूछे हैं तो मैं करंट लायबिलिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन 2, 2 को उधर भेजो, ठीक है, यानी हाफ ऑफ करंट लायबिलिटी करंट एसेट, ठीक है। तो ऐसा होगा, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन 2 क्या आएगा, नेट वर्किंग कैपिटल का करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 60,000, ये 2 आएगा। बोलो अब ये करंट लायबिलिटी की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो, तो इक्वेशन 2 विल बिकम, बोलो करंट एसेट एज इट इज रहेगा माइनस, अब करंट लायबिलिटी की जगह पे आएगा करंट एसेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 60,000। आ रहा है ख्याल में? अब इसको सॉल्व करो, बोलो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो, जो भी करो, यहां कुछ नहीं है मतलब 1 है, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, माइनस है ना, आई होप आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता होगा। तो 2 करंट एसेट माइनस करंट एसेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 60,000, ठीक है। तो 2 करंट एसेट माइनस करंट एसेट यानी 1, तो 2 माइनस 1 1 आएगा, तो देयरफॉर करंट एसेट इज इक्वल टू, बोलो ये इधर भेज दो, तो 60,000 इंटू 2 ये आएगा 1,20,000, तो डायरेक्ट करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी 1,20,000। आ रहा है समझ में? अगर आप करंट लायबिलिटी करंट एसेट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो पहले करंट लायबिलिटी की वैल्यू आती, फिर करंट लायबिलिटी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके फिर आपको करंट एसेट निकालना पड़ता, तो इससे एक स्टेप बच जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बुक में मैंने वही लेंदी आंसर बताया होगा, तो ये भी आपको ध्यान देना होता है, बरोबर। तो ये एक स्टेप बच जाएगी, ये आप लिख लो। आ रहा है ख्याल में? तो डायरेक्ट करंट एसेट आ जाएगा। बढ़े आगे, चलिए सेम टाइप है, सॉल्व करते जाओ। बोलो एस लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नेट वर्किंग कैपिटल 2,80,000, करंट रेशो 2.4 टाइम्स, लिक्विड रेशो 1.6 टाइम्स, करंट एसेट बताओ क्या होगा। यहां पे इन दोनों में से ही आंसर आ जाएगा, लिक्विड रेशो की जरूरत ही नहीं, ठीक है। बोलो करंट एसेट पूछे हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, होमवर्क भी ले सकते हो, बट स्टिल चलो मैं बता देता हूं, पहले आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बोलो फर्स्ट इक्वेशन करंट रेशो का आएगा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2.4 टाइम्स, करंट एसेट इज इक्वल टू, अब इसमें भी सेम वही लॉजिक जो था, करंट एसेट पूछा है तो करंट एसेट सब्स्टिट्यूट मत करो, करंट लायबिलिटी सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। तो ये आएगा करंट एसेट इज इक्वल टू 2.4 CL, तो CL इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन 2.4, ठीक है। करंट लायबिलिटी को सब्स्टिट्यूट करो ताकि करंट एसेट डायरेक्टली आंसर आ जाए, तो ये हो गया इक्वेशन 1।
फिर है इक्वेशन 2, बोलो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2,80,000। बोलो वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, करंट लाइबिलिटी को इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करो तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, करंट एसेट सेम माइनस करंट लाइबिलिटी की जगह करंट एसेट अपॉन 2.4 इज इक्वल टू 2,80,000। सेम तरीके से जैसे मैंने पिछला बताया, बोलो क्रॉस प्रोडक्ट 2.4 करंट एसेट माइनस करंट एसेट अपॉन 2.4 इंटू 1, डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, 2.4 इंटू 1 2.4 ही आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2,80,000। बोलो 2.4 माइनस 1 कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 2.4 माइनस 1 1.4, और इसको इधर भेजो तो 1.4 करंट एसेट इज इक्वल टू 2,80,000 इंटू 2.4, तो ये आएगा 6,72,000। देयरफॉर करंट एसेट इज इक्वल टू 6,72,000 डिवाइड कर दो 1.4 से, तो ये आएगा 4,80,000। 4,80,000 4,80,000 आ रहा है। सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। आई होप आपको इस टाइप का अगर आ गया तो आप पकड़ लोगे, ठीक है। सब्सटीट्यूशन मेथड का है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, ठीक है। चलिए ये भी आप लिख लो, डायरेक्ट मैंने करंट एसेट निकाला है इसमें। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जो भी है। बढ़े आगे, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, ठीक है, सेम टाइप का है जैसे डेटर में था, सेम टाइप का है जैसे डेटर्स में था, ठीक है, ध्यान दो। क्रेडिटर्स वेलोसिटी, क्रेडिटर्स वेलोसिटी मतलब क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। बोलो क्या फॉर्मूला आता है, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड या एवरेज पेमेंट पीरियड, जो भी बोलो, इसी को क्रेडिटर वेलोसिटी कहा गया है, और इसमें आंसर है मंथ्स में, ठीक है। अब क्रेडिटर्स कहां से जनरेट होते हैं सर, क्रेडिट परचेज से, ठीक है। तो बेस ध्यान रखना है, यहां जो भी आएगा बेस क्रेडिट परचेस आएगा, ठीक है। बोलो तो क्या फॉर्मूला है, एवरेज क्रेडिटर्स, ठीक है। बोलो एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय मंथ्स में है तो मंथली क्रेडिट परचेस, मंथली क्रेडिट परचेस, मंथली क्रेडिट परचेस, ठीक है। तो ऐसा आएगा, बोलो यूज करो। 2 मंथ से दिया हुआ है, सीओजीएस आपको दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक दिया है। 3 डेटा देख के क्या क्लिक हो रहा है कि सीओजीएस का फॉर्मूला यूज करके आप टोटल परचेस निकाल सकते हो, और टोटल परचेस को आप क्या अज्यूम करोगे कि सब क्रेडिट पे है, कैश परचेस है ही नहीं, तो डायरेक्टली जो परचेस आएंगे उसको अपन अज्यूम करेंगे कि वो क्रेडिट परचेस है, तो क्रेडिट परचेस आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इन तीनों को यूज करके आप क्या निकालोगे, क्रेडिट परचेस। अब मैंने बता दिया कि ये क्रेडिटर लिखा है, पर इसको क्या समझना है, पेबल्स, जो वैल्यू इससे आएगी वो क्रेडिटर की वैल्यू नहीं होगी, वो पेबल की वैल्यू होगी, और पेबल में बिल पेबल भी होता है, तो बिल पेबल माइनस करना, बिल पेबल माइनस करना, तब आएगा क्रेडिटर। एक स्टेप आखिरी की भूलना नहीं, ठीक है। तो यहां बिल रिसीवेबल भी दिया है, बिल पेबल भी दिया है, सेम बिल रिसीवेबल अब यहां पे कोई काम का नहीं, यहां बिल रिसीवेबल कोई काम का नहीं, बिल पेबल काम का है, तो ये कट कर लो, बिल रिसीवेबल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बोलो तो पहला स्टेप होगा सर कि हमको क्रेडिट परचेस निकालना है, जो कि दिया नहीं है, तो निकाल लो। बोलो फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सीओजीएस। इस इक्वेशन को ट्विस्ट करो, हमको चाहिए परचेस, तो परचेस को वहीं रहने दो, परचेस इज इक्वल टू सीओजीएस वहीं है, एड क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। माइनस है इधर होगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस है उधर आएगा माइनस हो जाएगा। बोलो तो सीओजीएस है सर 20 लाख प्लस क्लोजिंग स्टॉक 10,10,000, 10,10,000 माइनस ओपनिंग है 990। बोलो 20 लाख प्लस 10,10,000 प्लस सॉरी माइनस 990, तो ये आएगा 20,20,000, ठीक है। ये क्रेडिट पे है ऐसा अपन अज्यूम कर रहे हैं, ये साल भर के क्रेडिट परचेस है, ठीक है। बोलो अब फॉर्मूला यूज करो, बोलो पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू एवरेज, यानी अब वही ट्विस्ट करो फॉर्मूले को, मैंने बताया ना, क्लोजिंग फिगर्स निकालने हैं, ओपनिंग क्रेडिटर वगैरह कुछ दिया है नहीं, तो सब जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, क्लोजिंग, यानी क्लोजिंग पेबल्स। ध्यान दो, अब मैं नाम प्रॉपर लिख रहा हूं, एवरेज की जगह क्लोजिंग लिख रहा हूं, क्रेडिटर की जगह पेबल लिख रहा हूं, ताकि आप गलती ना करो,
ताकि आप गलती ना करो, कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। डिवाइडेड बाय मंथली क्रेडिट परचेस, मंथली क्रेडिट परचेस, ठीक है। कितना मंथ्स है? 2 मंथ्स, तो ये आएगा 2 इज इक्वल टू क्लोजिंग पेबल जो हमको निकालने हैं, डिवाइडेड बाय, बोलो, मंथली क्रेडिट परचेस यानी टोटल क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय 12, बोलो, तो 20,20,000 डिवाइडेड बाय 12, तो पहले निकाल लो 20,20,000 डिवाइड बाय 12, तो वो आएगा 1,68,333, और जो भी वैल्यू आई है उसको क्रॉस प्रोडक्ट कर दो इंटू 2, तो इसको बस इंटू 2 कर लो, तो वो आएगा 3,36,666 या 667, बोलो, तो क्लोजिंग पेबल विल बी इक्वल टू 3,36,667, और ये पेबल है, तो क्रेडिटर इज इक्वल टू क्लोजिंग पेबल माइनस बिल पेबल, बोलो, 336,667 माइनस पेबल है 36,667, तो ये राउंड अमाउंट आएगा 3 लाख, राउंड अमाउंट आएगा 3 लाख, ठीक है। ध्यान दोगे अगर तो ये भी दिया है, 336 भी दिया है, गलती से वो टिक मत करके आना, ठीक है। वो पूरे पेबल्स की वैल्यू है, हमको क्या पूछा है? पूरे पेबल्स नहीं पूछे, हमको क्या पूछा है? क्रेडिटर्स पूछे, ठीक है। और बिल पेबल है नहीं ऐसा आप अज्यूम नहीं कर सकते, नॉर्मली हम क्या करते हैं, बिल पेबल है ही नहीं ऐसा आप मान लेते हैं, अरे पर यहां तो अंधे को भी दिख रहा है, अंधे को भी दिख रहा है कि बिल पेबल दिए हैं, तो पेबल विल नॉट बी इक्वल टू क्रेडिटर्स। नॉर्मली अगर बिल पेबल नहीं दिया होता तो मैं क्या करता, मैं पेबल को क्रेडिटर मान लेता, नॉर्मली ऐसे ही चलता है। हम क्या मतलब इनडायरेक्टली क्या अज्यूम कर लेते हैं कि पेबल है ही नहीं, अरे पर यहां दिया है ना, क्वेश्चन साइलेंट थोड़ी है, इसीलिए लेना पड़ता है, ठीक है। चलिए सर, तो ये आपका था सिमिलर डेटा क्रेडिटर का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, स्टॉक टर्नओवर रेशो का, ये स्टॉक टर्नओवर रेशो, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशो का क्या फॉर्मूला है, बोलो। स्टॉक टर्नओवर रेशो सेम मंथ्स में दिया है, अब ये मतलब टर्नओवर रेशो नहीं है, ये स्टॉक होल्डिंग पीरियड है, ठीक है। आई होप आपको डिफरेंस पता होगा, ठीक है। तो ये स्टॉक होल्डिंग पीरियड है, होल्डिंग पीरियड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आता है सेम, एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय मंथली या डेली जो भी है, मंथ्स में दिया है तो क्या आएगा, मंथली सीओजीएस। स्टॉक के केस में बेस क्या आता है, सीओजीएस, स्टॉक के केस में बेस क्या आता है, सीओजीएस, ठीक है। तो मंथली सीओजीएस, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। बोलो क्या क्या दिया है, अब ये थोड़ा अलग ही क्वेश्चन है, थोड़ा आपको बेसिक्स भी यहां पे यूज करना है। जीपी रेशो दिया है 20%, ठीक है। 20% का होता है नॉर्मली ये ऑफ सेल्स, कुछ भी नहीं दिया है तो सेल्स का बेस होता है, ठीक है। फिर स्टॉक वेलोसिटी दिया है, फिर लिखा है जीपी अमाउंट दिया है 5 लाख रुपए, जीपी रेशो भी दिया है, जीपी अमाउंट भी दिया है, तो यहां आपको क्लिक होना चाहिए बेसिक कि जीपी मार्जिन भी है, जीपी अमाउंट भी है, तो क्या निकल सकता है, सेल, यहीं से आपका सेल निकल सकता है, और सेल निकलने के बाद यहीं के यहीं आपका जीपी भी दिया ही हुआ है ना, अमाउंट में भी दिया है, मार्जिन में भी दिया है, तो सेल में से ही अगर मैं जीपी माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, सीओजीएस। द मोमेंट आपका क्वेश्चन स्टॉक वेलोसिटी का है, स्टॉक वर्ड आ गया मतलब आपके माइंड में यही घूमना चाहिए कि मैं सीओजीएस कैसे निकालूं, सीओजीएस कहां से निकलेगा, तो सीओजीएस कहां से निकलेगा, सेल से, तो सेल पहले निकलेगा, सेल में से जीपी आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, सीओजीएस। तो पहला पूरा ध्यान आपका क्या होना चाहिए, सीओजीएस कैसे निकलेगा, क्लियर है। बोलो, तो जीपी मार्जिन का फॉर्मूला यूज करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, जीपी मार्जिन का फॉर्मूला यूज करना है। जीपी रेशो का आपने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, बोलो क्या फॉर्मूला होता है, जीपी डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100, यही फॉर्मूले को घुमाओ, बोलो सेल निकालना है ना, सेल इधर जाएगा, जीपी नीचे आएगा, बोलो क्या आएगा, सेल इज इक्वल टू जीपी इन रुपीज डिवाइडेड बाय जीपी इन परसेंटेज, यही फॉर्मूला है। मैं डायरेक्टली यही बताता हूं तो बच्चों को समझ में नहीं आता है लाया कहां से, तो ये बचपन से है, 12th स्टैंडर्ड से ये तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। बोलो सर, तो क्या आएगा, जीपी है 5 लाख डिवाइडेड बाय जीपी मार्जिन है 20%, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 20% दैट कम्स टू 25 लाख। तो ये सीओजीएस नहीं है, ये सीओजीएस नहीं है, ये सेल है। अब यहां से सीओजीएस निकालो, बोलो सीओजीएस का जो दूसरा फॉर्मूला है, सेल्स माइनस जीपी, सेल्स है 25 लाख,
रुपीज में ही दिया है 5 लाख, तो आपका COGS आ जाएगा 20 लाख। आ रहा है ख्याल में? आ रहा है क्या? एकदम बचपन है, कुछ भी हाई लेवल नहीं बता रहा मैं। बोलो सर, 20 लाख आ गया, बेस आ गया। अब दिया है, देखो अब यहां दिया है एवरेज स्टॉक को मैं देखो अज्यूम नहीं करूंगा, यहां डेटा दिया है, यहां डेटा दिया है, क्या दिया है? स्टॉक एट द एंड यानी कि क्लोजिंग इज 20,000 मोर, क्लोजिंग मोर है एज कंपेयर टू ओपनिंग दैट इट वॉज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और अब आपसे पूछा है क्लोजिंग स्टॉक बताओ, तो अब आप एवरेज को डायरेक्टली क्लोजिंग अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको क्लोजिंग ओपनिंग का डेटा दिया है, क्लोजिंग ओपनिंग का डेटा दिया है, तो अब वो जो मैं अभी तक करते आया हूं वो यहां पे नहीं कर सकते। क्लियर है? डायरेक्ट जो आंसर आएगा उसको मैं क्लोजिंग स्टॉक नहीं मान सकता, उसको मुझे एवरेज स्टॉक ही मानना पड़ेगा, फिर एवरेज से मुझे ओपनिंग क्लोजिंग निकालना पड़ेगा और फिर क्लोजिंग स्टॉक मुझे पता चलेगा। क्लियर है? चलिए सर बोलो, यहां तक आ गया ख्याल में? अब बोलो क्या करेंगे? स्टॉक वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। बोलो, स्टॉक वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय मंथली COGS। ठीक है, बोलो वेलोसिटी कितना है? 6 मंथ्स इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक जो हमको निकालना है डिवाइडेड बाय मंथली COGS 20 लाख डिवाइडेड बाय 12। बोलो 20 लाख डिवाइडेड बाय 12, तो डिनोमिनेटर आएगा 1,66,666 इंटू 6, तो ये आएगा 99,999 यानी 10 लाख। बोलो तो एवरेज स्टॉक कितना है? 10 लाख। ये एवरेज है, क्लोजिंग नहीं है, डायरेक्ट ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है, गूगली हाँ 10 लाख देखो ऑप्शन में भी दिया है, काफी लोग डायरेक्टली आंसर टिक करके आ जाते हैं, मेरा पेपर अच्छा गया, क्या बोलते हैं आके? मेरा पेपर अच्छा गया, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो ध्यान दो। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला बताओ सर। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अब जो रिलेशन दिया है उसको अज्यूम करो। उन्होंने कहा है जो भी आपका ओपनिंग था उससे 20,000 ज्यादा आपका क्लोजिंग था। ठीक है, तो ओपनिंग मतलब बेस है, ओपनिंग के बेस पे क्लोजिंग दिया है, तो ओपनिंग को अज्यूम करो x, ओपनिंग भी x, तो क्लोजिंग कितना होगा? x प्लस 20,000। सिर्फ 20,000 नहीं आएगा, काफी बच्चे 20,000 लिख के आते। अरे x तो लो, ओपनिंग से 20,000 ज्यादा है, ज्यादा, मोर, कंपैरेटिव वे में दिया है, एब्सोल्यूट वे में नहीं दिया है, तो ये आपको लेना है। ठीक है, बोलो तो वो फॉर्मूले को क्या करेंगे? बोलो एवरेज स्टॉक निकाला हुआ है 10 लाख, ओपनिंग x प्लस क्लोजिंग x प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 2। बोलो क्रॉस प्रोडक्ट 2 उधर लेके जाओ तो वो 20 लाख आएगा, x प्लस x 2x और प्लस 20,000 आएगा। एक एक स्टेप सॉल्व करते हैं। बोलो 20 लाख इज इक्वल टू 2x प्लस 20,000। बोलो तो 20 को उधर लेके जाओ, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 20 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ रहा है? प्लस वाला उस साइड जाएगा, माइनस होगा, मल्टीप्लीकेशन वाला उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बेसिक्स। बोलो सर, तो 20 लाख माइनस 20,000 यानी 19,80,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 9,90,000। ठीक है, तो नाचो मत, ये आंसर नहीं है। नाचो मत, ये आंसर नहीं है, ये भी ऑप्शन में है, ये भी आप टिक करके आ सकते हो। हमने x क्या अज्यूम किया था सर? हमने x ओपनिंग अज्यूम किया था, तो ये ओपनिंग आया है, ये अभी ओपनिंग है सर, अभी क्लोजिंग निकालना है। बोलो तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस 20,000, तो ओपनिंग है 990 प्लस 20,000, तो आपका आंसर आएगा 10,10,000। 10,10,000। क्लियर है? तो अब टिक करना है और अब बोलना है मेरा पेपर अच्छा गया था। ठीक है, चलिए सर, तो आई होप आपको कहां कहां गलती आप कर सकते हो ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज सॉल्व करनी है। ठीक है, आ रहा है ख्याल में? क्वेश्चन लंबा लगेगा बट आपकी स्पीड बढ़ते जाएगी और आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, बढ़े आगे, बढ़े क्या आगे? सो तो नहीं गए? बढ़े क्या आगे? चलिए आ जाओ। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, पढ़ते हैं फटाफट। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ कुछ उसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं ट्रिकी। बोलो व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इफ रॉ मटेरियल आर इन स्टोर फॉर 2 months
प्रोसेसिंग टाइम यानी WIP टाइम इज 2.5 months, फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टोर, बनने के बाद बेचने में 15 दिन लगते हैं, 15 days, डेटर्स आर अलाउड 60 days क्रेडिट पीरियड, एंड क्रेडिट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर इज 1 month। सारे एलिमेंट्स दिए, प्लस माइनस कर लो। अब बस यहां पे ध्यान देना है कि ऑप्शन में मंथ्स है, डेटा में कुछ मंथ है कुछ डेज है, बेस को सेम बनाओ। तो 15 डेज का मतलब क्या होगा, हाफ मंथ। 15 डेज का मतलब क्या होगा, हाफ मंथ। अब सर हमको 14 डेज आ गया, तो ऐसा नहीं होता, आपको राउंड ही आएगा। 15, 60, 30, 45, 1.5, 2, 2.5 ऐसे ही आएगा। फालतू अजम्पशन मत लगाओ, सर 8 दिन आ गया तो नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा। 0.5 या जो राउंड मतलब होता है, जो आप ओरली सॉल्व कर पाओ, ऐसे ही डेज आपको आएंगे। ठीक है, चलिए सर, तो फॉर्मूला क्या है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल प्लस WIP प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर माइनस क्रेडिटर, सब मंथ्स में, पीरियड। बोलो, रॉ मटेरियल 2 months, WIP 2.5 month यानी 2.5 प्लस, बोलो फिनिश गुड 15 डेज है, 15 यानी 0.5 प्लस डेटर 60 डेज है, डेटर 60 मतलब 2 months माइनस क्रेडिटर 1 month। बोलो 2 प्लस 2.5 प्लस 0.5 प्लस 2 माइनस 1, तो ये आएगा 6 months। आ रहा है। बस बेस इसमें आपको इक्वल करना है सर, और कुछ भी काम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। सेम है, बस अब क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है। बोलो, ऑपरेटिंग साइकिल डेज, ऑपरेटिंग साइकिल दिया हुआ है, ठीक है, पूरा आपका नेट ऑपरेटिंग साइकिल 167 डेज है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल 167 डेज है। चारों एसेट वाले दिए हुए हैं, रॉ मटेरियल, डेटर, WIP, फिनिश गुड्स। बस जो माइनस होता है क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, वो आपसे पूछा है। बोलो, तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल प्लस WIP प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर माइनस क्रेडिटर। तो अब आपको क्या निकालना है, क्रेडिटर। इक्वेशन को घुमाओ, क्रेडिटर को उधर लेके जाओ, माइनस है तो उस साइड हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू, बोलो, नेट ऑपरेटिंग साइकिल इस साइड आ जाएगा, तो ये सबको ऐड करो, ठीक है, ये पूरा ऐड हो जाएगा, माइनस नेट ऑपरेटिंग साइकिल। बोलो, रॉ मटेरियल 79, WIP 70, सॉरी, रॉ मटेरियल 79, WIP 36, फिनिश गुड्स 29, डेटर 70 माइनस 167। बोलो, इसको पहले सॉल्व करो, 79 प्लस 36 प्लस 29 प्लस 70, तो ये टोटल आता है 214 माइनस 167, तो ये आएगा 47 डेज। आ रहा है, सिंपल है मैथ्स, बहुत ही सिंपल मैथ्स है, ओरली आ जाना चाहिए। बड़े आगे आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट कर देना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही, कम हो रही है स्पीड तो चलता है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए बड़े आगे आ जाइए सर। अब वो क्वेश्चन है जिसका कुछ बच्चों को इंतजार था, आ जाओ। इफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 8,42,000, ठीक है, साल भर का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, साल भर का एनुअल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको दिया है 8,42,000, पूरे साल भर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है 14,25,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो वो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है 14,25,000। फिर दिया है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP, दोनों दिए हुए हैं, और फिर आपको पूछा है स्टॉक दिया है, स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक, क्लियर है, रॉ मटेरियल और WIP का स्टॉक दिया हुआ है और टोटल भी दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है कन्वर्जन पीरियड, है सिंपल है, ठीक है, रॉ मटेरियल का कन्वर्जन पीरियड दिया है। अब रॉ मटेरियल के बारे में पूछा हुआ है सिर्फ, बोलो क्या आएगा, और दिया है 1 साल मतलब 365 डेज। बोलो रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड कैसे आएगा, बोलो रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड लिखा है, होल्डिंग पीरियड नहीं लिखा है, होल्डिंग पीरियड नहीं लिखा है, क्या लिखा है, कन्वर्जन पीरियड। तो क्या लेंगे, बोलो, बेस WIP के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। बोलो, तो रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड इज इक्वल टू, मतलब WIP का जो निकालना है, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड इज इक्वल टू, बोलो, WIP डिवाइडेड बाय, अब ये डेज में है
तो बेस क्या लेना पड़ेगा, डेली। बेस क्या लेना पड़ेगा, डेली, यानी डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहां ये वाला काम का नहीं है, रॉ मटेरियल कंज्यूम काम का नहीं है, यहां पे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काम का है। ठीक है, तो डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। ठीक है, बोलो। तो WIP आपको दिया हुआ है 72,000, डेली COP निकाल लो 14,25,000 डिवाइडेड बाय 365। बोलो 14,25,000 डिवाइड बाय 365, तो ये आता है 3904। ठीक है, पॉइंट समथिंग समथिंग, तो 72,000 डिवाइडेड बाय 3904। बोलो सर कितना आता है, 18.44 डेज। ठीक है, 18 पॉइंट कितना आ रहा है आपका, तो मेरा शायद आंसर जो मेरी शीट है उसमें शायद गलत है, क्योंकि मैंने वहां होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला यूज किया, लेकिन यहां कन्वर्जन पीरियड लिखा है। ठीक है, एक बार मैं इंस्टीट्यूट के आंसर से चेक करके आपको अभी बता देता हूं, एक सेकेंड। तो ये पास पेपर का नहीं है, ठीक है, तो मैंने कहीं और से लिया होगा, तो देखते हैं। ठीक है, तो मैं बुक में आंसर आपको जो वर्कशीट आपको दी है वो मैं चेंज करके दे दूंगा, अपडेट करके। अभी आप ये लिख लो, कन्वर्जन पीरियड लिखा है, कन्वर्जन मतलब WIP के हिसाब से निकलेगा। रॉ मटेरियल के बेस पे जो आप निकालते हो उसको कहते हैं रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। ठीक है, तो ये आप लिख लो, तो 18 आपका आंसर आएगा। ठीक है, 18 आपका आंसर आएगा। ठीक है, लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो। और कन्वर्जन की जगह मैं होल्डिंग वर्ड लिखूं तो फिर रॉ मटेरियल के हिसाब से आएगा। ठीक है, ध्यान देना, तो वर्ड पे ध्यान देना है। ठीक है, एक वर्ड से पूरा आंसर बदल जाता है। चलिए आगे बढ़े, अब आ जाओ टंडन कमेटी। ठीक है, यहां रेशो वेशो अपने हो गए, नेट वर्किंग कैपिटल के भी हो गए, सब हो गया। ठीक है, अभी आ रहा है टंडन कमेटी। बोलो टंडन कमेटी क्या कहती है, टंडन कमेटी क्या कहेगी, बोलो। 3 मेथड्स बताती है वो, 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द वर्किंग कैपिटल लोन रिक्वायरमेंट बाय बैंक्स। बोलो फर्स्ट मेथड क्या कहती है कि हम वर्किंग कैपिटल का 75% फाइनेंस करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट माइनस करंट कैपिटल लायबिलिटी, ये निकल गया वर्किंग कैपिटल, इसका 75% हम फाइनेंस देंगे, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड बोलते हैं नहीं यार, हम पूरे का क्यों दे, हम सिर्फ करंट एसेट का देंगे। तो करंट एसेट का 75% लोन आएगा माइनस पूरा का पूरा करंट लायबिलिटी, बेस रिड्यूस हो गया। ठीक है, और फिर थर्ड मेथड बोलती है नहीं सर, हम पूरे करंट एसेट का दे ही क्यों, पूरे करंट एसेट का भी नहीं देंगे, क्योंकि कुछ करंट एसेट कोर करंट एसेट होते हैं, मतलब वो लॉन्ग टर्म होते हैं। कुछ मिनिमम करंट एसेट आपको होल्ड करने ही पड़ते हैं हर वक्त, वो कभी उससे नीचे आप जाते ही नहीं हो। जैसे कैश है, क्या आपके बिजनेस के जो भी आपका है कैश इन हैंड जो आपके पास होती है, क्या वो जीरो हो जाती है कभी, नहीं सर, आप जीरो होने ही नहीं देते हो, कुछ एक लिमिट के नीचे आप जाने ही नहीं देते हो। सेम गोज फॉर स्टॉक, क्या गोडाउन में आपके शॉप पे पूरा स्टॉक जीरो हो जाता है, नहीं सर, खत्म होने पे ही आता है, आप पहले ही ऑर्डर कर देते हो, तो कुछ ना कुछ स्टॉक एक रहता ही है। तो ऐसे ही हर करंट एसेट में कुछ तो हमेशा पड़े ही रहता है। मिनिमम कुछ कैश हम मेंटेन करते हैं, मिनिमम बैंक बैलेंस तो होता ही है, मिनिमम बैंक बैलेंस मेंटेन करना ही पड़ता है ना, उसके नीचे आप जाते ही नहीं हो। वैसे ही मिनिमम स्टॉक होता है, मिनिमम डेटर्स होता है, तो कुछ ना कुछ आपके करंट एसेट हमेशा रहते ही हैं, उसके नीचे जाते नहीं है, उसको कहते हैं कोर करंट एसेट। तो टंडन कमेटी कहती है कि ये कोर करंट एसेट आप लॉन्ग टर्म में से फाइनेंस करो, इसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो थर्ड मेथड बोलती है करंट एसेट माइनस कोर करंट एसेट, ये जो आएगा इसका हम 75% देंगे। क्लियर है, तो ये 3 मेथड्स हैं टंडन कमेटी की। ठीक है, अब आपको 3 मैंने क्वेश्चन दिए, एक एक मेथड का एक एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। If the current assets are 1,09,05,750 and current liabilities are 32,50,000, then the maximum permissible bank finance (MPBF) maximum permissible bank finance as per the first method of Tandon Committee norms is, बोलो। तो फर्स्ट मेथड क्या बोलती है,
वर्किंग कैपिटल उसका 75% देंगे। बोलो करंट एसेट 1,09,05,750 माइनस 32,50,000 इसका 75%। बोलो 1,09,05,750 माइनस 32,50,000 तो वर्किंग कैपिटल आ गया आपका 76,55,750 इसका 75% तो वो आया 57,41,812। क्लियर है? बोलो 57,41,812 आ रहा है? सिंपल है। फिर है सेकेंड मेथड। बोलो सेम डेटा है, सेकेंड मेथड। बोलो सेकेंड मेथड अब क्या बोलती है? करंट एसेट का 75% देंगे माइनस करंट लाइबिलिटी। बोलो करंट एसेट है 1,09,05,750 इसका 75% और माइनस पूरा का पूरा 32,50,000। बोलो तो 1,09,05,750 इसका 75%, ठीक है, 81,79,312 माइनस 32,50,000 तो ये अब कम हो जाएगा 49,29,312.5। ठीक है, 49,29,313 आ रहा है ख्याल में? तो सिंपल है, कुछ है ही नहीं सर इसमें। अब आते हैं थर्ड मेथड पे। अच्छा इसमें थर्ड मेथड ही है पर उल्टा है। कोर करंट एसेट आपसे पूछे हैं। बोलो करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी आर 9,60,000 एंड 3,60,000 रिस्पेक्टिवली। एमपीबीएफ एज पर टंडन कमिटी 3,15,000। रिवर्स क्वेश्चन है, टंडन कमेटी का दिया हुआ है, आपको पूछा है कोर करंट एसेट क्या है। सर मेथड तो दिया ही नहीं है। अरे मेथड की जरूरत ही नहीं है। कोर करंट एसेट कौन सी मेथड में आता है? थर्ड मेथड में आता है। फर्स्ट और सेकंड मेथड में कोर करंट एसेट का कंसेप्ट ही नहीं है, तो मेथड नहीं भी दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर करंट एसेट एक वर्ड ही सिग्निफाई करता है कौन सी मेथड आपको यूज करनी है। बोलो तो फॉर्मूला क्या है? टंडन कमेटी यानी एमपीबीएफ इज इक्वल टू MPBF is equal to 75% of current asset minus core current asset minus current liability। बोलो अब MPBF दिया है 3,15,000 is equal to 75% into current asset 9,60,000 माइनस core current asset आपको निकालना है डिवाइडेड बाय माइनस करंट लाइबिलिटी 3,60,000। ठीक है, सॉल्व करो तो माइनस 3,60,000 को उधर भेजो, ऐड हो जाएगा और 75 को डिवाइड कर दो। बोलो तो क्या आएगा? 9,60,000 माइनस कोर करंट एसेट इज इक्वल टू 3,15,000 प्लस, ठीक है, माइनस था उस साइड जाएगा तो प्लस होगा और 75% यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। बोलो तो ये आ रहा है 9 लाख और अब क्या करेंगे? इसको इधर भेजो, ये माइनस है इसलिए उसको इधर भेज रहे हैं तो वो प्लस हो जाएगा और यहां देखो क्या आएगा इक्वेशन मैं बता देता हूं। 9,60,000 माइनस कोर करंट एसेट इज इक्वल टू ये पूरा ब्रैकेट का वैल्यू कितना है? 9 लाख। ये पूरे ब्रैकेट का वैल्यू कितना है? 9 लाख। ठीक है, तो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो। बोलो कोर करंट एसेट इज इक्वल टू 9,60,000 माइनस 9 लाख तो वो आएगा 60,000। आ रहा है ख्याल में? तो बस मैथ्स है, कंसेप्ट तो कुछ है नहीं, मैथ्स है। आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है क्या? बढ़े आगे? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब है नेट वर्किंग कैपिटल पे एक और है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान देना। द नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ अ फर्म इज 14 लैक्स। ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल दिया है 14 लैक्स। इट परचेज्ड, अब आपको 3 अलग अलग ट्रांजैक्शन दिए और आपको पूछा है कि नया नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, मतलब हर ट्रांजैक्शन का नेट वर्किंग कैपिटल पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। ये 3 ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट आपको उस पर देना है और आपको नया वर्किंग कैपिटल निकालना है। ठीक है, ध्यान दो। तो स्टार्टिंग है 14 लैक्स। अब आपको पहला ट्रांजैक्शन दिया है कि आपने परचेज किए हैं रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट 30 लैक्स। बोलो इसका क्या फर्क पड़ेगा नेट वर्किंग कैपिटल पे? बोलो
रॉ मटेरियल परचेस्ड ऑन क्रेडिट, बोलो क्या होता है उसमें एंट्री, रॉ मटेरियल टू क्रेडिटर्स, एंट्री क्या होगी, रॉ मटेरियल टू क्रेडिटर्स। रॉ मटेरियल बढ़ेंगे, आपने खरीदा है तो रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल बढ़ेगा, रॉ मटेरियल बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, करंट एसेट बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ता है। और क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे तो वर्किंग कैपिटल कम होगा, तो 30 लाख पहले बढ़ेगा फिर 30 लाख कम होगा, इफेक्ट जीरो। ठीक है, पहले ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जीरो, क्योंकि दोनों इफेक्ट एक करंट एसेट में और एक करंट लाइबिलिटी है, दोनों बढ़ रहे हैं तो ऑफसेट हो जाएंगे, क्योंकि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी माइनस होते हैं। तो 30 लाख से करंट एसेट बढ़ रहा है, 30 लाख से करंट लाइबिलिटी बढ़ रहा है, इफेक्ट जीरो आएगा। क्लियर है? तो पहले ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जीरो आएगा। फिर है इशूड 7% डिबेंचर। 7% क्या होता है सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट का, यहां पे कोई काम नहीं है। तो आपने डिबेंचर इशू किए 20 लाख के, बोलने की जरूरत ही नहीं, कैश में इशू किए होंगे। तो इसका क्या एंट्री होगी, बोलो, कैश टू डिबेंचर। कैश मतलब करंट एसेट, करंट एसेट बढ़ेगा, डिबेंचर करंट लाइबिलिटी नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ऐसा आपको अज्यूम करना है। ठीक है, तो एक इफेक्ट नॉन करंट लाइबिलिटी में, तो वो आपको यहां पे लेना नहीं है। सीधे सीधे आपके पास पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा? 20 लाख रुपए, और उससे आपके करंट एसेट बढ़ेंगे, और करंट एसेट बढ़ेंगे तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां प्लस होगा, प्लस 20 लैक्स, प्लस 20 लैक्स। क्लियर है? और फिर है परचेस्ड मशीनरी, मशीनरी फॉर कैश, बोलो, परचेज मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी डेबिट टू कैश। अब फिर मशीनरी क्या है? करंट एसेट नहीं है, वो फिक्स्ड एसेट है, तो यहां उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और कैश जा रही है, जा रही है तो करंट एसेट कम होंगे, एक ही इफेक्ट है, करंट एसेट कम हो रहे हैं, करंट एसेट कम हो रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल भी कम होगा। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, अकाउंट्स में आपने सब पढ़ा होगा कि करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, और करंट लाइबिलिटी और वर्किंग कैपिटल में इनवर्स रिलेशन होता है। ये सब आप मुझसे पढ़ चुके होंगे, आई होप सो। ठीक है, तो ये आउटफ्लो है, यानी करंट एसेट कम हो रहे हैं, करंट एसेट कम हो रहे हैं मतलब नेट वर्किंग कैपिटल भी कम होगा, यानी माइनस होगा 18 लैक्स। तो न्यू क्या आएगा, बोलो, 14 प्लस 20 माइनस 18, तो न्यू आएगा 16। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। क्लियर है? आ रहा है क्या आंसर? आ रहा है क्या आंसर? सिंपल है, सोचो बस, इसमें आपकी अकाउंटिंग थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए। जैसे मैं आपको यहां ट्रांजैक्शन लिख के दे रहा हूं, जर्नल एंट्री लिख के दे रहा हूं, इतनी अकाउंटिंग आपकी मजबूत होनी चाहिए कि क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल का क्या है, लिख लो। करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट मतलब सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट एसेट बढ़ रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, करंट एसेट कम होगा तो वर्किंग कैपिटल भी कम हो जाएगा। और करंट लाइबिलिटी और वर्किंग कैपिटल में इनडायरेक्ट रिलेशन है, उल्टा, करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है तो वर्किंग कैपिटल कम होगा। क्लियर है? तो ये सब आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ा होगा अकाउंट्स में। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए सर, तो ये सब लिख लो, ये सब लिख लो, काम की बातें हैं। बढ़े आगे। चलिए सर, तो ये था आपका नेट वर्किंग कैपिटल का चेंज का क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे अभी अपन आ गए। ठीक है, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसमें बैकग्राउंड क्या है मैं समझा देता हूं, इसका फॉर्मूला क्या है वो समझा देता हूं कि इन्वेंट्री को कैरी करना या इन्वेंट्री को मैनेज करने में दो कॉस्ट आते हैं, एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक होता है कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब है कि जो भी आप परचेज करने के लिए जो भी खर्चा करते हो, परचेज डिपार्टमेंट बनाते हो, परचेज डिपार्टमेंट का पूरा जो खर्चा होता है, ऑर्डर प्लेस करने का जो खर्चा होता है, उसको आप कहते हो ऑर्डरिंग कॉस्ट। और कैरिंग कॉस्ट का मतलब है स्टोरेज का खर्चा, स्टोर करने में जो खर्चा लगता है, गोडाउन लगेगा, गोडाउन का रेंट, वॉचमैन रहेगा, वॉचमैन की सैलरी, गोडाउन का इंश्योरेंस, स्टॉक का इंश्योरेंस, थोड़ा बहुत स्टेशनरी, कुछ हिसाब किताब इन्वेंट्री रखने के लिए, तो ये सारा खर्चा, वहां का इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सब खर्चे को आप कहते हो कैरिंग कॉस्ट। अब इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब आप एक खर्चे को बचाओगे तो दूसरा खर्चा बढ़ जाता है। अगर मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट बचाऊंगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे बचेगी? कम ऑर्डर करूंगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स को कम करूंगा। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम कैसे होंगे? जब आप ऑर्डर की साइज बढ़ा दोगे। ऑर्डर की साइज बढ़ाऊंगा तो मेरी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है?
कि अगर मैं एट अ टाइम 100 क्वांटिटी लेता हूं, ठीक है, 100 क्वांटिटी लेता हूं, एग्जाम्पल ले लो कि मेरी रिक्वायरमेंट है 1000। अब मैं क्या करता हूं, 100 के 10 ऑर्डर प्लेस करता हूं, 100 के 10 ऑर्डर प्लेस करता हूं। अब अगर मुझे 10 ऑर्डर को घटाना है ताकि मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाए, तो अगर मैं 5 ऑर्डर करूं तो भैया मेरी ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ जाएगी ना, 200। तो एक साथ जहां 100 क्वांटिटी कैरी करनी पड़ती थी, अब वो बढ़ के 200 हो जाएगी। तो एक जगह अगर आप ऑर्डरिंग कॉस्ट घटाओगे तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। आ रहा है समझ में? और अगर आप कैरिंग कॉस्ट बचाओगे, कम कैरी करना चाहते हो तो ज्यादा बार ऑर्डर करना पड़ेगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। आए ख्याल में? तो इनवर्स रिलेशन होता है। तो अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट का गोल क्या होना चाहिए कि जहां हमारी टोटल कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम हो। सिर्फ एक आध कंपोनेंट को आप मिनिमाइज करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट बढ़ जाएगा। तो आपको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमाइज करनी है, और वो ईओक्यू ऐसी ऑर्डर साइज है जहां पे अगर आप ऑर्डर करोगे तो आपकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी। तो यही होता है ईओक्यू, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एओ अपॉन सी। 2 इंटू ए मतलब एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, इंटू सी यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है, इंटू ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और डिवाइडेड बाय सी मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सी मतलब क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। ये सब सॉल्व करके फिर उसका स्क्वायर रूट लेना होता है। बोलो, स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या क्या ट्विस्ट होगा वो मैं एक एक करके आपको बताते जाऊंगा। बोलो, मंथली डिमांड फॉर अ रॉ मटेरियल इज 150 यूनिट्स, ठीक है। डिमांड मतलब यहां पे रॉ मटेरियल लिखा है ना, डिमांड किसकी होती है? आउटपुट की होती है। नॉर्मली डिमांड वर्ड किसके लिए यूज होगा? आउटपुट के लिए। हम क्वेश्चन किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? इनपुट के लिए। ऑर्डर क्या होगा? परचेज क्या होगा? इन्वेंट्री मतलब रॉ मटेरियल। तो हमारा जो पूरा कंसेप्ट है वो रॉ मटेरियल का है, यानी इनपुट का, ठीक है। पर यहां लिखा हुआ है कि मंथली डिमांड फॉर रॉ मटेरियल इज 150 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 8 रुपीज, एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 2 रुपीज, और आपको पूछा है बताइए ईओक्यू क्या होगा। अब एनुअल कंजम्पशन कैसे निकलेगा? ये मंथली है, मंथली को क्या करना पड़ेगा? इंटू 12। बस ऐसे हल्के हल्के पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है। डायरेक्ट आपने 150 ले लिया, आपका आंसर गलत आएगा। बोलो, 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन, ठीक है। तो मंथली डिमांड है रॉ मटेरियल की इंटू 12, ये हो गया एनुअल कंजम्पशन, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 8 डिवाइडेड बाय 2, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम दिया हुआ है। बोलो सर, 2 इंटू 150 इंटू 12 इंटू 8, ये न्यूमरेटर आ गया, न्यूमरेटर 28,800 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 14,400, उसका स्क्वायर रूट। बस स्क्वायर रूट का बटन दबा दो तो ये आएगा 120 यूनिट्स। तो एट अ टाइम एक साथ आपको कितना ऑर्डर करना चाहिए? 120 यूनिट्स। तो आपका टोटल इन्वेंट्री का जो कॉस्ट है, टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगा। क्लियर है? तो बस मंथली पे आपको ध्यान देना था, मंथली को एनुअल कन्वर्ट करना भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए सर बढ़े आगे। अब ध्यान दो, फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्म। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेंट्री इज 20,000 यूनिट्स, ठीक है, एनुअल दिया हुआ है। कॉस्ट पर यूनिट, ध्यान दो अब ये थोड़ा अलग है, कॉस्ट पर यूनिट अदर देन कैरिंग एंड ऑर्डरिंग, यानी कि परचेज कॉस्ट, अदर देन कैरिंग, और ये का मतलब क्या है? परचेज प्राइस, परचेज कॉस्ट, यानी एक यूनिट आप कितने में खरीदते हो? 10 रुपए में। इसका क्या काम है मैं बताऊंगा। फिर एक कैरिंग कॉस्ट आर लाइकली टू बी 10% पर एनम। अब देखो डेटा देने का तरीका अलग है, ऊपर आपको रुपीज में डायरेक्ट दिया था, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम डायरेक्टली दिया हुआ था। यहां पे आपको निकालना है कि मेरा एक यूनिट कितने का है? 10 रुपए का है। 10 रुपए का मेरा एक यूनिट है और उसको एक साल तक कैरी करने का खर्चा है 10%। काय का 10%? उसके कॉस्ट का। काय का 10% उसके कॉस्ट का। तो 10 रुपए का 10% यानी कि 1 रुपया। बस ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और फिर है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 500। बताइए ईओक्यू क्या है? बोलो। 2 इंटू ए डायरेक्टली दिया है 20,000, एनुअल पूरा दिया है, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है सर? 500 रुपए, डिवाइडेड बाय, बस यहां आपको अभी कैलकुलेशन करनी है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पर यूनिट की कॉस्ट क्या है? 10, कैरिंग कॉस्ट है 10%। बोलो
2 इंटू 20,000 इंटू 500, ये आता है 2 करोड़। 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 आएगा, 10 रुपीज इंटू 10%, 10 रुपीज इंटू 10%, वो आएगा 1 रुपी। निकाल के देख लो एलसी पे, और आंसर इसका आएगा 2 करोड़। 2 करोड़ का अब आपको लेना है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लो तो वो आएगा 4472 पॉइंट समथिंग समथिंग 4472, ठीक है। स्क्वायर रूट लेना भूलना नहीं। तो यहां पे कैलकुलेशन किसकी करनी थी? कैरिंग कॉस्ट की। ऊपर किसकी कैलकुलेशन करनी थी? पहले क्वेश्चन में एनुअल इन्वेंट्री की। यहां एनुअल इन्वेंट्री दी थी, आपको कैरिंग कॉस्ट की वर्किंग पूछी थी। तो बस एकाध में थोड़ा सा एकाध स्टेप आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी, बस उतना ही इसमें घुमाते हैं। बढ़े आगे, चलिए सर। तो ये था ईओक्यू, ये था ईओक्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है ड्यू पॉइंट चार्ट। ड्यू पॉइंट चार्ट, ठीक है। जो भी टफ और बड़े क्वेश्चन कुछ बच्चों की इच्छा है, आई नो दैट, आई एम अवेयर अबाउट दैट, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मेरा हुआ तो एक दिन में सारे टफ जो है हर टाइप के एक आध क्वेश्चन, ऐसे 5-6 क्वेश्चन टोटल में एक आध पार्ट में करूंगा अगर मेरे पास टाइम मिला तो, ठीक है। चलिए, अब है ड्यू पॉइंट चार्ट। बोलो ड्यू पॉइंट का क्या कंसेप्ट है? ड्यू पॉइंट कंसेप्ट इज अबाउट आरओआई, इज अबाउट आरओआई। बोलो ड्यू पॉइंट चार्ट इज अबाउट आरओआई, ठीक है। आरओआई, इनका कहना है कि आरओआई के 2 पार्ट्स होते हैं। एक है आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन और दूसरा है एसेट टर्नओवर रेशो, ठीक है। इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से वो आता है, ऐसा इनका कहना है ड्यू पॉइंट का। ड्यू पॉइंट इंसान का नाम है, सॉरी कंपनी का नाम है जिसने बनाया था, जिसने पहली बार यूज किया था। तो यही बस आपको यूज करना है, ठीक है। इसमें लिखा है, देखो अब ये कैसे है फॉर्मूला वो भी बता देता हूं। नेट प्रॉफिट काय पे निकलता है? सेल पे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू एसेट टर्नओवर रेशियो भी आपको पता ही होगा। बोलो टर्नओवर ऊपर आता है, याद आ रहा है? टर्नओवर अपॉन टोटल एसेट। तो सेल और टर्नओवर एक ही होता है, कट हो जाएगा तो आंसर क्या बचेगा? नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट। तो कमाई टोटल एसेट, टोटल एसेट यानी इन्वेस्टमेंट, तो यही क्या आता है? आरओआई। क्लियर है? तो ये पूरा कंसेप्ट है। तो आपको पूछा क्या है, देखो जेपी लिमिटेड हैज अर्न 10% ऑन टोटल एसेट। एसेट पे 10% कमाया है और एसेट दिया हुआ है 18 लाख, तो आप रिटर्न निकाल सकते हो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका। और अब पूछा है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन कितनी है? 8%। याद आ रहा है? अब भी मैंने आपको एक जीपी वाला कंसेप्ट बताया था, वही कंसेप्ट यहां पे लगाना है, वही कंसेप्ट यहां पे लगाना है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है? प्रॉफिट निकालो। बोलो तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट दिया हुआ है, बोलो तो रिटर्न कितना आएगा? रिटर्न इज इक्वल टू 10% ऑफ टोटल एसेट, यानी कि 18 लाख का 10%, तो वो आएगा 1,80,000। मतलब ये क्या है? नेट प्रॉफिट रुपीज में मिल गया। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन भी दी है, बोलो नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू क्या आएगा? नेट प्रॉफिट इन रुपीज डिवाइडेड बाय सेल, ठीक है। अब हमको सेल ही निकालना है, फिगर आउट, फाइंड आउट द सेल। बोलो सेल उधर जाएगा, सेल इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट रुपीज डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट मार्जिन। याद आ रहा है? जीपी के लिए यूज कर चुके हैं अपन, तो वही वाला है। बोलो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 डिवाइडेड बाय 8%, कितना आएगा? तो वो आएगा 22,50,000, 22,50,000, ठीक है, 22,50,000। अब इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, मल्टीपल तरीके से, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, मैथ्स है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि आपके पास आरओआई दिया है, रिटर्न ऑन एसेट का मतलब क्या है? आरओआई। आरओआई दिया हुआ है, आरओआई दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी दी हुई है, तो इसी को 2 को डिवाइड करके आप एसेट टर्नओवर निकाल सकते हो। और एसेट टर्नओवर में एसेट आपको दिए हुए हैं, एसेट टर्नओवर में एसेट आपको दिए हैं, तो टर्नओवर मिल जाएगा, वैसा भी निकाल सकते हो, सब चलता है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो निकालो, मेरा आरओआई है 10%, रिटर्न ऑन टोटल एसेट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मार्जिन है 8% इनटू एसेट टर्नओवर रेशियो, या इसमें भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो टोटल एसेट टर्नओवर क्या फॉर्मूला क्या है? टर्नओवर यानी कि सेल जो हमको निकालना है डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। बोलो इसी को डायरेक्टली सॉल्व करो। बोलो 8% इनटू टर्नओवर हमको निकालना है डिवाइडेड बाय 18 lakhs,
बोलो क्या आएगा, सॉल्व करो। इसमें आप मल्टीपल तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये पूरा न्यूमिनेटर हो जाएगा, इसको इधर लेके जाओ तो वही होगा 18 लाख इंटू 10%, 1,80,000 और फिर 8% से डिवाइड होगा तो वही आना है जो हमने किया था। बोलो टर्नओवर इज इक्वल टू 18 लैक्स इंटू 10%, क्या किया क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर 8% डिवाइड हो जाएगा, नीचे जाएगा तो ये वही आएगा 22,50,000। 22,50,000 आ रहा है, 22,50,000। तो जैसे भी निकालो, मैं वही कह रहा हूं, जैसे भी निकालो, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी आप जैसा आपको क्लिक होता है एग्जाम में वैसा आप निकाल सकते हो। आ रहा है ख्याल में? ठीक है, तो ये भी आप आंसर लिख लो, हो सकता है मेरे बुक में ना दिया हो। बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज करके लिख लो। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब है बॉमल मॉडल, ठीक है, ये कैश मैनेजमेंट का मेथड है, कैश मैनेजमेंट का जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट से इंस्पायर हो गया है। बोलो, तो ईओक्यू वाले फॉर्मूला जैसा ही है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ही इकोनॉमिक कैश मैनेजमेंट का है कि आप कितना विड्रॉ करोगे। मतलब बॉमल मॉडल देखो काहे पे है कि वो कहता है कि जो भी पैसा आपके पास आता है एक लिमिट तक आप कैश में रखो, होल्ड करो, लेकिन उससे ज्यादा बैलेंस जाता है तो आप इन्वेस्ट कर दो, तो आप इन्वेस्ट करो, उस पर ब्याज कमाओ, और जब जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप इन्वेस्टमेंट बेच दो। तो ये वो कहता है, ठीक है। तो बॉमल मॉडल देखो क्या निकालना है, देखो ध्यान दो, बॉमल मॉडल एनुअल कैश रिक्वायरमेंट इज 25 लैक्स, ठीक है। जैसे हमको एनुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकालना होता था, वैसे यहां पे क्या निकलेगा, एनुअल कैश रिक्वायरमेंट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, वहां ऑर्डरिंग कॉस्ट था, यहां है कि सिक्योरिटी बेचने में कितना खर्चा लगता है। आपको कैश कहां से मिलेगा, आपको सिक्योरिटी बेच के कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी बेचने में कन्वर्जन कॉस्ट लगता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है, याद आ रहा है। सिक्योरिटी बेचोगे कमीशन लगेगी, कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट की फीस लगेगी, तो वो सबको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी पर लॉट। एक लॉट बेचोगे तो 2,500 रुपए का आपका खर्चा है। इसको आप किससे कंपेयर कर सकते हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट से। और फिर है कंपनी कैन अर्न 5% एनुअली, तो जो कैरिंग कॉस्ट पर एनम होता है, यहां पे होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 1 रुपया यूज करके आप कितना कमा सकते हो, तो वो मार्केटेबल जो भी आपका सिक्योरिटी है उस पे आप कितना 5% पर एनम कमा रहे हो, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूला है, ये पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। बोलो व्हाट इज द इकोनॉमिक लॉट साइज अकॉर्डिंग टू द बॉमल मॉडल, कि कितने लॉट साइज में आपको सिक्योरिटी बेचना चाहिए, कितने लॉट साइज में सिक्योरिटी को कैश में आपको कन्वर्ट करना चाहिए, वो आइडियल लॉट साइज क्या है। इसमें भी सेम है, अगर आप ज्यादा सिक्योरिटी बेचोगे तो आपका कन्वर्जन कॉस्ट बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो जाएगा। तो ये भी दोनों सेम है, इनवर्स रिलेशन होता है, ये भी दोनों में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। जो कन्वर्जन कॉस्ट है और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है पर रुपी, वो दोनों ऑपोजिट होते हैं, एक को बचाओगे तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरे को बचाओगे तो पहला बढ़ जाएगा, ठीक है। बोलो, तो फॉर्मूला वही है, 2 इंटू एओ में, मतलब यहां पे अब क्या आएगा, कैश रिक्वायरमेंट, एनुअल कैश रिक्वायरमेंट इनटू कन्वर्जन कॉस्ट डिवाइडेड बाय अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो भी आपका हो। बोलो सर, 2 इंटू 25 लैक्स इंटू कन्वर्जन कॉस्ट डिवाइडेड बाय आपका 5 रुपीज, ये क्या होता है पर 1 रुपी। 5% को कैसे लिखोगे, 0.05। बोलो कितना आएगा, इसको क्या लिखेंगे 0.05, ठीक है, पर रुपीज होता है, ठीक है। इसको कुछ और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 2 इंटू 25 लाख इंटू 2,500, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.05, और फिर इसका ले लो स्क्वायर रूट, तो ये आएगा 5 लैक्स। अमाउंट देख के डर मत जाना, पूरा स्क्रीन भर गया था मेरे कैलकुलेटर का, ठीक है, डरना नहीं। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, वो आएगा 5 लैक्स। तो सिक्योरिटी 5-5 लाख के लॉट में आपको कैश में कन्वर्ट करनी चाहिए, ये कॉस्ट मिनिमाइज करने के हिसाब से आइडियल
साइज है, लॉट साइज है, जिसमें आपको सिक्योरिटी बेच के कैश में कन्वर्ट करना चाहिए। क्लियर है? तो सेम है, पूरा सेम एज EOQ, सेम एज EOQ। ठीक है, सेम एज EOQ। चलिए सर, अब लास्ट कैटेगरी है सर, वो है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ही है, वेरियस लेवल्स करके कहते हैं। वेरियस लेवल्स, क्या आप लेवल्स मेंटेन करते हो इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, और उसमें अलग अलग लेवल्स होती हैं। कैसे लेवल्स होती हैं कि कुछ आपका होगा, ठीक है, ये आपका रहता है मैक्सिमम लेवल, जिससे ऊपर आप स्टॉक रखते ही नहीं हो, जिससे ऊपर आप स्टॉक नहीं रखते हो। फिर एक आएगा रीऑर्डर लेवल, ऐसा लेवल जिसपे आप नया ऑर्डर प्लेस कर देते हो। हमारी आदत होती है ना कि हमको पता जब होता है कि कुछ चीज खत्म होने वाली है, तो हम पहले ही ऑर्डर कर देते हैं। पहले ही ऑर्डर करना पड़ेगा ना, ताकि जब तक ऑर्डर आए तब तक हमारे पास कंजम्पशन के लिए होना चाहिए। तभी तो इन एडवांस ऑर्डर प्लेस किया जाता है ना। अगर एकदम खत्म होने के बाद ऑर्डर प्लेस करोगे तो क्या होगा, जब तक वो गुड्स आएंगे तब तक क्या खाली बैठोगे? ऑर्डर करने के बाद गुड्स को रिसीव करने में टाइम लगता है, उसी को आप क्या कहते हो? लीड टाइम। समझो बात को, लीड टाइम क्या होता है? ऑर्डर करने के बाद गुड्स को रिसीव करने में कुछ टाइम लगता है, वो होता है लीड टाइम। तो जब तक लीड टाइम चल रहा है, कुछ तो आप कंज्यूम करोगे ना, प्रोडक्शन रुका थोड़ी है, आपका कंजम्पशन रॉ मटेरियल का चल ही रहा है। तो इसीलिए इन एडवांस आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो, और जो लेवल पे आप ऑर्डर प्लेस करते हो उसको कहते हैं री ऑर्डर लेवल। समझ में आ रहा है? और जो क्वांटिटी का आप ऑर्डर करते हो उसको कहते हैं EOQ। तो EOQ अलग है, EOQ साइज है कि हम कितने वॉल्यूम का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, और गोडाउन में कितनी इन्वेंट्री होगी तब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, उसको कहते हैं रीऑर्डर लेवल। ये गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल पे हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाता है। अब कंजर्वेटिज्म अगर मैं फॉलो करूं, तो मुझे कब ऑर्डर प्लेस करना चाहिए? अब इसमें प्रोबेबिलिटी यूज होती है कि हमारा जो भी कंजम्पशन है उसमें 3 होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन या नॉर्मल कंजम्पशन, जो भी बोलो, और एक आता है मिनिमम कंजम्पशन। कि कंजम्पशन के 3 पैटर्न है। कुछ है मिनिमम, जिससे नीचे हम प्रोड्यूस ही नहीं करते, मिनिमम प्रोडक्शन चलता है तो मिनिमम कंजम्पशन चलते रहेगा। फिर एक आएगा एवरेज, और एक रहेगा मैक्सिमम, कि ऑर्डर ज्यादा आ गए, ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो आप बहुत ज्यादा भी कंज्यूम कर सकते हो। तो कंजम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन ऑर्डर, कि कितनी डिमांड है, कितना आपको प्रोडक्शन करना है, उसके हिसाब से आप बनाते हो। सिमिलरली ये कंसेप्ट होता है लीड टाइम के साथ, कि गुड्स को आने में कितना टाइम लगेगा। तो अलग अलग लग सकता है, मैक्सिमम टाइम, एवरेज टाइम और मिनिमम टाइम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, आपको पता ही है, कम भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है। एक रेंज होती है, मिनिमम इतना ही लगता, इससे ज्यादा लगता नहीं है। ऐसा आपको जजमेंट होता है कि लीड टाइम कितना होगा, जिससे भी आप खरीद रहे हो वो आपको लीड टाइम बताता है, या आपको पास्ट एक्सपीरियंस से भी पता होता है कि कितना टाइम नॉर्मली लगता है। क्लियर है? तो ये एक कंसेप्ट होता है। अब मैं अगर कंजर्वेटिव हूं तो मैं ऑर्डर तो जितना जल्दी हो सके उतना प्लेस करूंगा, जल्दी से जल्दी ऑर्डर प्लेस करूंगा। तो मैं इसीलिए क्या करूंगा, मैं अज्यूम करूंगा कि मेरा मैक्सिमम कंजम्पशन चल रहा है, और मैक्सिमम टाइम लगेगा, इतना पहले मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। तो रीऑर्डर लेवल निकलती है आपकी मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ठीक है, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम समझ के आप पहले ही ऑर्डर प्लेस कर दो। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, ऑन एन एवरेज तो आप एवरेज कंज्यूम करोगे ना। मैक्स तो हम कंजर्वेटिज्म के चक्कर में लेते हैं ना, पर ऑन एन एवरेज डे टू डे में आप कितना कंज्यूम करते हो? एवरेज, नॉर्मल। और कितना लीड टाइम नॉर्मल सिनेरियो में लगता है? एवरेज। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल पे जब आप होते हो और आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो, तो जब तक लीड टाइम चल रहा है आप कंज्यूम तो कर ही रहे हो ना। तो यहां माइनस होता है एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, और आप आ जाते हो मिनिमम लेवल पे। तो मिनिमम लेवल कैसे आती है? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज इंटू एवरेज। तो वो जो लेवल आप अचीव करते हो वो होती है मिनिमम लेवल। उसके नीचे आप नॉर्मली नहीं जाते, क्योंकि मिनिमम लेवल पे जैसे ही आप आते हो आपको नया ऑर्डर मिल जाता है, और फिर आपकी लेवल बढ़ जाती है। तो डे टू डे में नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में
मिन लेवल के नीचे आप जाते ही नहीं हो, इसीलिए उसको मिन लेवल कहते हैं, इसीलिए उसको मिन कहते हैं, क्योंकि उसके नीचे आप जाते ही नहीं हो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। ठीक है, तो ख्याल में आ रहा है, एक हो गया रीऑर्डर लेवल और एक हो गया मिन लेवल। मिन लेवल क्या है कि आप कहां हो, आप हो रीऑर्डर लेवल पे, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया पर मिला नहीं है, ऑर्डर से प्लेस किया है, तब तक आप क्या करोगे, कंज्यूम करोगे, एवरेज इनटू एवरेज। तो ये आपका फॉर्मूला आता है मिन लेवल का। अब एक आता है मैक्स लेवल का, कि मैक्सिमम कितना ऊपर तक आप जा सकते हो, तो आप फिर कहां हो, रीऑर्डर लेवल पे। अब इसमें कंसेप्ट होता है कि जितना नीचे कम जाएंगे उतना ऊपर ज्यादा जाएंगे ना, जितना नीचे हम कम जाएंगे, जितना कंज्यूम कम करेंगे, उतना स्टॉक आने के बाद, ऑर्डर रिसीव करने के बाद हम ऊपर जाएंगे। तो मैक्सिमम लेवल कब अचीव करेंगे, जब यहां कंजम्पशन आपका मिनिमम हो, मिनिमम कंजम्पशन चल रहा है, और मिनिमम लीड टाइम में अगर आपको मिल गया तो आपको यहां कहीं गुड्स मिल जाएंगे, और गुड्स मिलने के बाद आप मैक्सिमम लेवल अचीव करोगे। तो मैक्सिमम लेवल का क्या फॉर्मूला है, रीऑर्डर लेवल माइनस, अब आप कंज्यूम कितना करोगे, अब आप नॉर्मल सिचुएशन में नहीं हो, आप बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन में हो। मैक्सिमम लेवल कब अचीव होता है, जब हर चीज फेवरेबल है। फेवरेबल मतलब कंजम्पशन भी मिनिमम चल रहा है और टाइम भी मिनिमम लग रहा है, तो ये माइनस कम से कम हो रहा है, मिन इंटू मिन, और फिर आपको ऑर्डर मिल जाएगा। ऑर्डर कितना किया था, ईओक्यू, तो ये आपका आ जाता है मैक्स लेवल। क्लियर है, तो ये 3-4 फॉर्मूले आपको यूज करना है। और एक फॉर्मूला आता है एवरेज लेवल। एवरेज लेवल तो बच्चा भी बता सकता है, मिन लेवल प्लस मैक्स लेवल डिवाइडेड बाय 2। एक और फॉर्मूला है, वो आपको न्यू सिलेबस में नहीं है, वो ओल्ड सिलेबस में। ठीक है, तो ये इतना मेरे हिसाब से आपको काम का है। क्वेश्चन में और कुछ यूज करना पड़ा तो मैं बताऊंगा, इतना आपको अभी पता होना चाहिए। और ये आप लिख लो, ये लिख लो भाई, ये नहीं दिया है मैंने, लिख लो, फुल स्क्रीन दे देता हूं, लिख लो। ठीक है, लिखो आराम से। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आप पॉज करो, लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो, विच एवर इज फीजिबल। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, आ जाइए सर। पूरा डेटा दिया है पूरा, ठीक है, मंथली डिमांड। अब मैं सब समझाता हूं किसको कहां यूज करना है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट दी है डायरेक्ट, नॉर्मल यूसेज दिया है, मिनिमम यूसेज दिया है, मैक्सिमम यूसेज दिया है, नॉर्मल मिन मैक्स। और रीऑर्डर लेवल एक रेंज दी है, और वो भी वीक्स में है, यूनिट्स भी पर वीक ही है, बेस मैच हो रहा है, कंजम्पशन पर वीक है, टाइम पर वीक ही है, ठीक है, सब वीक्स में है। तो रेंज दी है 4 कम से कम, मैक्सिमम 6। 4 क्या है, मिनिमम लीड टाइम, और 6 वीक्स क्या है, मैक्सिमम लीड टाइम। तो एवरेज कितनी होगी, 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5। पहले ही निकाल लो, पहले ही निकाल लो, बोलो। ठीक है, अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। बोलो, पहले पूछा है रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, मिन मैक्स एवरेज, सब पूछा है। अब आपको समझना है कि सबसे पहले क्या निकलेगा, रीऑर्डर क्वांटिटी यानी कि ईओक्यू। बोलो, ईओक्यू तो अपन निकाल सकते हैं। अब यहां गुगली है, गुगली क्या है कि यहां दिखा है मंथली डिमांड, और आपको नॉर्मल यूसेज भी दिया है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ठीक है, दोनों में से आप एक ही यूज कर सकते हो। तो अब आपको ध्यान देना है, मंथली डिमांड में रॉ मटेरियल नहीं लिखा है, लिखा नहीं है। एक जो क्वेश्चन में हमने लिया था, आपको वही कंफ्यूज होगा, सर एक में तो आपने लिया था, अरे वहां लिखा था कि मंथली डिमांड फॉर रॉ मटेरियल, इसीलिए, और वहां पे कोई एवरेज यूसेज दिया भी नहीं था, मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। यहां दो डेटा है, इसलिए मुझे ये चूज करना है कि दोनों में से क्या यूज करूं। तो यहां आपको मानना है कि मंथली डिमांड काई की है, फिनिश गुड्स की। हम क्या बेचते हैं, फिनिश गुड्स, तो ये फिनिश गुड्स का है, इसका कोई काम नहीं। और नॉर्मल यूसेज, मिनिमम यूसेज, ये यूसेज किसका होता है, रॉ मटेरियल का। तो जब आपको नॉर्मल यूसेज दिया है तो आप डिमांड मत लो, डिमांड को इग्नोर करो, यूसेज से एनुअल रिक्वायरमेंट निकालो, एनुअल कंजम्पशन निकालना है ना, एनुअल रिक्वायरमेंट, तो वो नॉर्मल यूसेज से निकालो। अब ये पर वीक है, तो साल में कितने वीक्स होते हैं, 52। एक साल में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स इन अ ईयर आप अज्यूम करते हो। बोलो, तो ईओक्यू इज इक्वल टू 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन, बोलो
52 वीक्स इनटू नॉर्मल यूसेज यानी कि 50 यूनिट्स इनटू, बोलो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर लिया हुआ है 100 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम वो दिया है 15 रुपीज। बोलो 2 इंटू 52 इंटू 50 इंटू 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 15, ये आएगा 34,666। अब इसका स्क्वायर रूट लो, स्क्वायर रूट लोगे तो आएगा 186 पॉइंट समथिंग, तो मैं 186 यूनिट्स ले रहा हूं, ठीक है। तो आपका एक रीऑर्डर क्वांटिटी यानी कि ईओक्यू आएगा 186। एट अ टाइम आप कितने क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करते हो? 186। अब पूछा है कि क्या लेवल पे आपको ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए। तो इसका सिंपल है मैक्स इंटू मैक्स, मैक्स यूसेज इंटू मैक्स लीड टाइम, दोनों दिया हुआ है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। बोलो मैक्सिमम यूसेज कितना है? 75 यूनिट्स पर वीक, 75 यूनिट्स पर वीक इनटू मैक्सिमम कितना वीक लगता है 6, तो कितनी लेवल पे आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए? 450 यूनिट्स। तो जब आपके गोडाउन में 450 यूनिट्स पड़े हैं आप ऑर्डर प्लेस कर दो। कितने क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करोगे? 186। ऑर्डर साइज अलग होता है, ऑर्डर लेवल अलग होता है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सर, और क्या पूछा है सर? मिन लेवल, बोलो मिन लेवल, मिन लेवल बोलो आप कहां हो? रीऑर्डर लेवल, ये सब बोल लो। देखिए काफी बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं आता, तो आप देखो ना मैं कैसे याद कर रहा हूं, मैं कैसे रिकॉल कर रहा हूं। मैं कहीं देख थोड़ी रहा, कहीं नहीं देखा मैंने अभी तक, आपके सामने बैठा हूं लाइव, तो मेरे को कैसे याद हो रहा है? कंसेप्ट प्लस ये बोलने की आदत, ठीक है। हम कहां हैं? हम रीऑर्डर लेवल पे हैं। अब जब तक ऑर्डर नहीं आता नॉर्मली हम क्या कंज्यूम करेंगे? एवरेज इंटू एवरेज, ठीक है। तो वो आएगा माइनस एवरेज इंटू एवरेज। बोलो रीऑर्डर लेवल ऊपर आपने निकाला 450, बोलो एवरेज यानी कि नॉर्मल यूसेज कितना आएगा? 50 दिया हुआ है, इनटू लीड टाइम मैंने इसलिए आपको एवरेज निकलवाया 4 + 6 डिवाइड बाय 2 यानी कि 5। बोलो तो क्या लेवल पे मिन पे अपन पहुंचेंगे? 50 इंटू 5 ब्रैकेट पहले सॉल्व करो, 250 आएगा, 450 माइनस 250 200। तो मिन लेवल जो आप रीच करोगे वो है 200। 200 के नीचे आप जाओगे नहीं, जैसे आप 200 पे पहुंचोगे आपको 186 यूनिट्स मिल जाएंगे, आप ऊपर पहुंच जाओगे। पर वो मैक्स लेवल नहीं होगी, वो मैक्स लेवल नहीं होगी, ठीक है। वो कोई तो एक लेवल होगी जो कि मैक्स के नीचे ही होगी, ठीक है। अब आपको पूछा है भैया कि मैक्स लेवल क्या हो सकती है? मैक्स मतलब वही कि फेवरेबल से फेवरेबल सिचुएशन में आप ज्यादा से ज्यादा कहां पहुंचोगे? तो आप तभी मैक्सिमम लेवल अचीव करते हो जब आप कंजम्पशन मिन करते हो, और मिन लीड टाइम में जब आपको गुड्स मिल जाते हैं तब आप मैक्स लेवल अचीव करते हो, ठीक है। तो मैं कहां हूं? मैं रीऑर्डर लेवल पे हूं। स्टार्ट हमेशा यहीं से होगा, फिर आप कंज्यूम करोगे जब तक गुड्स आपको मिल रही रहे। तो अब आप कितना कंज्यूम करोगे? मिन इंटू मिन, और फिर ये लेवल पे मेरे को गुड्स मिल जाएंगे, ईओक्यू का ऑर्डर साइज मिल जाएगा, तो वो ईओक्यू भी ऐड करो। तो वो ईओक्यू का ऐड करने के बाद जो आप लेवल अचीव करोगे वो होगी मैक्सिमम लेवल, क्लियर है। बोलो रीऑर्डर लेवल 450 माइनस मिन इंटू मिन, मिन इंटू मिन, मिन यूसेज है 25, मिन है 25 यूनिट्स पर वीक, इंटू मिन लीड टाइम है 4 वीक्स, और प्लस आपका ईओक्यू मिलेगा आपको 186। बोलो तो ब्रैकेट सॉल्व करो, ये आएगा 100, 450 माइनस 100 प्लस 186, तो ये आएगा 536 यूनिट्स। तो मैक्सिमम लेवल जो आप अचीव करोगे वो क्या होगी? 536 यूनिट्स, ठीक है। और फिर आप एवरेज ले लो, एवरेज लेवल मिन प्लस मैक्स डिवाइडेड बाय 2। मिन लेवल था 200, मैक्स है 536 डिवाइडेड बाय 2। बोलो 200 प्लस 536 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 368 यूनिट्स, 368 यूनिट्स। आ रहा है ख्याल में? तो कंसेप्ट ख्याल में आ गया ना तो आपके आंसर सही आएंगे, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कंसेप्ट पे ध्यान देना है बस, कंसेप्ट पे ध्यान देना है बस, ठीक है। तो मैंने एक और फॉर्मूला बताया था पर वो यहां यूज करने की जरूरत नहीं है। मिन मैक्स लेवल जब हो उसी से एवरेज ले लो, बेटर है, ठीक है। जब मिन मैक्स दिया ही नहीं है और फिर आपको पूछा है कि बताइए क्या होगा, तब वो यूज करना है। अभी मैं बताऊंगा ना तो आपको और कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर इससे ऐसा आ रहा है उससे ऐसा आ रहा है। अरे वो सेकंड फॉर्मूला तब यूज होता है जब मिन और मैक्स आपको नहीं पूछा है, वो दिया ही नहीं है,
और आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है, तब जाके वो सेकेंड फॉर्मूला यूज होता है। दोनों एक ही इसमें निकाल लेते हो, इसलिए कंफ्यूजन होता है कि सर दो दो आंसर क्यों आ रहे, सेम आना चाहिए। अरे नहीं आता सेम, अलग अलग आएगा। वो जुगाड़ वाला फॉर्मूला है, वो तब यूज होता है जब मिन मैक्स लेवल आपके पास नहीं दी हो। तो एक ही डेटा में जहां मिन मैक्स दिया है वहां पे सेकेंड फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ध्यान दो, अपनी मतलब परेशानियां खुद मत बढ़ाओ, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आ गया है, बधाई हो। चलिए आ जाइए। अब फिर देखो दिया है मिन यूसेज, मैक्स यूसेज, नॉर्मल यूसेज, ठीक है। यूसेज का तीनों डेटा दिया है। फिर दिया है ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ऑर्डरिंग क्वांटिटी यानी कि ईओक्यू आपको दिया हुआ है। ऑर्डरिंग क्वांटिटी को ही क्या कहते हैं, ऑर्डरिंग लेवल, ऑर्डरिंग साइज, सॉरी। तो ऑर्डरिंग क्वांटिटी यानी साइज आपको दिया है, ईओक्यू आपको दिया है। अब इसमें दो मटेरियल आप यूज करते हो, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ऑर्डरिंग क्वांटिटी दोनों की दी है, एक्स की अलग है, वाई की अलग है, और जो लेवल्स हैं वो सेम है, ईच लिखा हुआ है, दोनों की मतलब सेम है। ऑर्डरिंग क्वांटिटी लेकिन दोनों की अलग है। एक्स आप एट अ टाइम 600 ऑर्डर करते हो और वाई आप एट अ टाइम 1000 यूनिट्स ऑर्डर करते हो। अब डिलीवरी टाइम, लीड टाइम भी दिया है कि एक्स का 4 to 6 वीक लगता है, इसका 2 to 4 वीक्स लगता है। बताओ मैक्स, मिन और रीऑर्डर लेवल क्या है, ठीक है। ईओक्यू तो दिया ही हुआ है, तो पूछेंगे कैसे, बस इसमें एवरेज लेवल नहीं पूछिए, बाकी सब तो पूछ लिया है। बोलो, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा रीऑर्डर लेवल। ये आपको समझ में आ गया होगा कि बाकी फॉर्मूले रीऑर्डर लेवल पे डिपेंडेंट है, तो पहले आपको रीऑर्डर लेवल निकालना पड़ेगा। रीऑर्डर लेवल सबसे इजी है सर, मैक्स इंटू मैक्स, मैक्स इंटू मैक्स। बोलो मैक्स यूसेज 150 पर वीक, और दोनों का सेम ही आएगा, लेवल तीनों दोनों के लिए सेम ही आएगी, ठीक है। बोलो मैक्स यूसेज 150 पर वीक इंटू एक्स का बोलो क्या आएगा, मैक्स लीड टाइम, सॉरी दोनों का अलग अलग आएगा, पहले मैं एक्स का निकालता हूं। बोलो एक्स का लीड टाइम, मैक्सिमम लीड टाइम क्या है, 4 to 6 यानी कि 6। बोलो 150 इंटू 6, तो ये आएगा 900 यूनिट्स। तो बस लीड टाइम बदलेगा, कंजम्पशन दोनों का सेम है, कंजम्पशन दोनों का सेम है, सिर्फ लीड टाइम अलग है। लीड टाइम बदलो, आंसर बदलते जाएगा। बोलो वाई का क्या आएगा, सेम, मैक्स इंटू मैक्स, तो यूसेज सेम आएगा 150 इंटू वीक्स कितना आएगा, 4, ठीक है। बोलो 150 इंटू 4, ये आएगा 600 यूनिट्स, ठीक है। तो वाई का आएगा 600 यूनिट्स, ठीक है। ये हो गया रीऑर्डर लेवल। अब आ जाओ मिन लेवल। बोलो मिन लेवल में एक्स का निकालो, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज इंटू एवरेज, यानी नॉर्मल इंटू नॉर्मल। बोलो रीऑर्डर लेवल एक्स का क्या है, 900 माइनस नॉर्मल यानी नॉर्मल यूसेज दिया हुआ है 100 इंटू, बोलो एवरेज लीड टाइम, एवरेज लेना पड़ेगा 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5। बोलो तो ब्रैकेट सॉल्व करो, 100 इंटू 5 500, 900 माइनस 500 400। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस वैल्यूज पुट करो। बोलो y का क्या आएगा, रीऑर्डर लेवल आएगा 600 जो अपन ने निकाला, एवरेज दोनों का सेम है, और लीड टाइम एवरेज अलग आएगा, 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3, 6 डिवाइड बाय 2 वो आएगा 3 वीक्स। बोलो तो ब्रैकेट आएगा 300, 600 माइनस 300 300। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया मिन। अब निकालो मैक्स। बोलो सर मैक्स लेवल एक्स का निकालो। बोलो मैं कहां हूं, ऑर्डर लेवल पे, ठीक है, मैं कहां हूं, रीऑर्डर लेवल पे। अब फेवरेबल लेना है यानी कि मिन इंटू मिन, और फिर आपको मिल जाएगा रीऑर्डर क्वांटिटी यानी कि योग जो भी लिखो, रीऑर्डर क्वांटिटी जो कि दी हुई है। बोलो सर रीऑर्डर लेवल एक्स की है 900 माइनस मिन इंटू मिन, मिन इंटू मिन, मिन है 50 और ये है 4, 50 इंटू 4 प्लस रीऑर्डर साइज भी दिया हुआ है 600, रीऑर्डर साइज भी दिया है 600 एक्स का, ठीक है। बोलो सर कितना आएगा, ब्रैकेट की वैल्यू होगी 50 इंटू 4 200, 900 माइनस 200 700, 700 प्लस 600 1300 यूनिट्स। y का निकालो।
बोलो रीऑर्डर लेवल वाई का था 600 माइनस मिन इंटू मिन 50 कॉमन है दोनों का, और मिनिमम लीड टाइम वाई का है 2 माइनस रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी 1000, सॉरी प्लस आएगा प्लस 1000, ठीक है। बोलो ब्रैकेट सॉल्व करो 15 टू 200, 600 माइनस 100 500, 500 प्लस 1000 1500, आए ख्याल में। तो ये था सर आपका, चेक कर लो भाई सही है कि नहीं 900 400 1300 सही है, 600 300 1500, ठीक है सही है। चलिए तो सिंपल है, फॉर्मूला समझ में आ गया तो बाकी सब सिंपल है। चलिए सर, तो ये था आपका वर्किंग कैपिटल, जो मेरा कमिटमेंट था, जितने मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो सारे अपने हो गए, ठीक है। कोशिश की थी मैंने कि ऑलमोस्ट सारे टाइप्स कवर करूं, रेशो वाले भी क्वेश्चन हो गए, नेट वर्किंग कैपिटल वाले, ऑपरेटिंग साइकिल वाले, बॉमल मॉडल वाला, ईओक्यू वाला, लेवल्स वाला भी बता दिया, लेवल्स के फॉर्मूले भी समझा दिए, ठीक है। इतना मेरे हिसाब से काफी है, रिवीजन के लिए इतना काफी है, रिवीजन के लिए इतना काफी है, ठीक है। रेगुलर स्टडी में और भी बहुत सारी चीजें आती है सर, लेकिन रिवीजन के लिए यूट्यूब पे मेरे हिसाब से इतना काफी है। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको सब मजा आ गया होगा, और इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको देखो पेपर में दिखेंगे, और आई होप आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। जब आप अगली बार आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको मेरी बातें याद आएंगी, वर्ड्स अंडरलाइन करना, कहाँ गलतियां होती हैं, एक्सटेंड स्पॉट आपको क्लिक होंगे कि नहीं यहाँ ये गलती होगी, नहीं यहाँ मंथली डिमांड नहीं लेना, यहाँ यूसेज दिया हुआ है। ये जो बातें मैं बता रहा हूं, ये जो मेरी बातें हैं, ये आपको क्लिक होंगी, गलती करने के पहले ही क्लिक होनी चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। पेपर हो गया, सब हो गया, बाद में घर जाके मेरी बातें क्लिक हुई तो कोई फायदा नहीं। आंसर टिक करने के पहले मेरी बातें याद आनी चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मेरी बातें याद आनी चाहिए, ठीक है। तो जो जो चीजें मैंने बताई हैं, आई होप आप उसको हाईलाइट करोगे, ध्यान दोगे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो सर आप ऐप पे पूछ सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर लो, उसके चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में मत पूछना, मैं 10 बार बोल चुका हूं, कमेंट बॉक्स पे एक्सप्लेन करना मुश्किल है। आप मेरे ऐप पे आइए, अच्छा ऐप है, फैसिलिटी है, यूज कीजिए, चैट बॉक्स में डाउट्स आप पूछ सकते हो जो भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट आई थिंक लास्ट पार्ट होगा इस सीरीज का, नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट होगा इस सीरीज का। नेक्स्ट पार्ट में मैं सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ा दूंगा, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हर टाइप का एक दो क्वेश्चन में पढ़ा दूंगा, और हमारी सीरीज ये कंप्लीट हो जाएगी। और आई होप सीरीज कंप्लीट होने के बाद आपको एक डिफरेंस फील होगा, काफी चीजें धीरे धीरे सिंप्लीफाई होते जाएंगी। कुछ कुछ तो देखो टफ रहेंगी, बिकॉज आपको फियर है मैथ्स का फियर तो मैं 8-10 दिन में निकाल नहीं सकता ना, वो तो रहेगा ही रहेगा। मैथ्स के वजह से जो फियर है वो रहेगा, कंसेप्ट वाला जो फियर था वो चले जाएगा। कंसेप्ट, कैलकुलेटर कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीजें पूरी दूर हो जाएंगी। बट स्टिल अगर आप नंबर्स से घबराते हो, वो सर मैं नहीं कर सकता यूट्यूब पे आके, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसमें थोड़ी प्रैक्टिस लगती है, और धीरे धीरे आपका ये फियर कम हो जाएगा, खत्म कभी नहीं होगा। मेरा आज तक नहीं गया, आपका कहां से मतलब खत्म होगा। मैं तो इतने साल से पढ़ा रहा हूं, फिर भी नंबर्स देख के, थोड़ा कॉमर्स वाला हूं तो आपको पता ही है, थोड़ा सा धक धक होती है, वो रहता ही रहता है। बट स्टिल जब आप अप्रोच करते हो क्वेश्चन को, यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि आप वो सॉल्व कर पाओगे। बस कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि नहीं मैं आंसर निकाल लूंगा, थोड़ा सा वो डर रहता ही है, इट्स वेरी यूजुअल, और वो नॉर्मल है, और वो नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा लास्ट पार्ट होगा, और बहुत ही मजेदार सीरीज हमारी कंप्लीट होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, वीडियो लाइक करो भाई, शेयर करो, फीडबैक दो, ताकि मुझे भी समझ में आए कि मैंने ढंग से पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, और अगली बार अगर कुछ पढ़ाऊंगा तो क्या इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय।